स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे टफ चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसका रिवीजन मैं बहुत धीरे धीरे प्रेम से कराऊंगा, सारी बातें बताते जाऊंगा, कंसेप्ट सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये सबसे हार्ड चैप्टर होता है एसएम के अंदर, तो इसको रिवीजन के वक्त तो लास्ट में करना चाहिए। मैंने ऑर्डर बताया है, पहले एसएम का चैप्टर 3, 4 करो। 3, 4 एक पैकेज है, 4 और भी इंपॉर्टेंट है। 4 पहले कर लो, फिर 3, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके 5 लास्ट में करो। ओके, तो सबसे टफ चैप्टर है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब एक एक करके टॉपिक आते जाएंगे। सबसे पहली टॉपिक क्या है मेरे सामने? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को अगर मैं एकदम एक डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो ये बेस्ट डायग्राम है, और ये डायग्राम बताता है कि स्ट्रैटेजी के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 स्टेज कौन सा होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब आप स्ट्रैटेजी बनाना कि क्या हम लोग को यूज़ करना है। इसमें बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो हमारी कंपनी को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2 उसको इम्प्लीमेंट करना। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्स चाहिए, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, वो सब करना पड़ेगा। एंड थर्ड, इवैल्यूएशन इज़ द लास्ट स्टेप, कि जब आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तब आपको पता चल जाता है कि स्ट्रैटेजी उसी तरह से वर्क कर रही है कि नहीं जैसा आपने सोचा था, रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, या आपको स्ट्रैटेजी में थोड़े करेक्टिव चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज इवैल्यूएशन। तो ये 3 स्टेजेस हैं। इसी को फर्दर एलैबोरेट करके 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया इन दिस डायग्राम। द फर्स्ट स्टेजेस, ये देखो ध्यान से, 1, 2, 3 ये मिला के फॉर्मुलेशन के अंदर ही आता है। फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो नंबर 1 सबसे पहले आपको अपना विजन मिशन डिसाइड करना पड़ेगा। विजन मिशन वही जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कंपनी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने को कहाँ दिखना चाहती है। मिशन मतलब व्हाट आर द थिंग्स विच कंपनी इज गुड एट, हमारा यूएसपी क्या है। तो सबसे पहले आप अपना विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव वो सेट कर लो, अपने वैल्यू सिस्टम को सेट कर लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद नंबर 2 आपको भयंकर एनालिसिस करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। When I say external analysis मतलब एनवायरमेंट एनालिसिस करना है और देखना है कि एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। और इंटरनल एनालिसिस मतलब कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करो, ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर करो कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या और वीकनेस क्या है। तो इंटरनल एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस SW, और एक्सटर्नल में OT, ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फाइनली जब आप इतना सारा एनालिसिस करोगे ना तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, कि मतलब ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं या फिर ये या फिर ये, मतलब हमें 4-5 स्ट्रैटेजी का ऑल्टरनेटिव्स मिलेगा। उन ऑल्टरनेटिव्स में से फिर तुमको देखना है कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है और सेलेक्ट करना है। नंबर 3, generate, analyze and select strategy because you have several alternatives, उसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा वो चुन लो। स्टेप नंबर 3 आते आते स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का काम हो गया। अब अगला काम क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन खुद अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। प्लान तो सब बना लेते हैं, स्ट्रैटेजी सब बना लेते हैं, पर इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो जाती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो इम्प्लीमेंटेशन अगेन इज अ बिग चैलेंज। एंड लास्टली इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मकसद है कि वेदर द स्ट्रैटेजी इज गिविंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स और नॉट, डज इट नीड करेक्टिव चेंजेस और डू यू नीड टू अबैंडन दैट स्ट्रैटेजी एंड मूव टू अनदर स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजिक, इसी के साथ एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। उसका मतलब होता है ऑल द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव थॉट ऑफ एंड डिजाइंड इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द एनवायरनमेंट। जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली दोज अजम्पशंस कैन चेंज। आपने अपना एक डिमांड फोरकास्ट किया था कि हम ये जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका डिमांड इतना होगा, ज़रूरी थोड़ा उतना हो, तो डिमांड में चेंज, अजम्पशंस चेंज हो सकते हैं। तो उन अजम्पशंस को लगातार मॉनिटर करना, देखना कि वो अजम्पशंस जैसा आप सोचे तो वैसा ही कि चेंज हो गया और उसकी वजह से स्ट्रैटेजी में क्या क्या करेक्शन करना पड़ेगा। तो अजम्पशंस को मॉनिटर करते रहना फ्रॉम द फॉर्मुलेशन टिल इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि ये टफ चैप्टर है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो तुमको समझ में नहीं आती, तो यहाँ समझना ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो दैट वाज द SM प्रोसेस फॉर यू। नाउ व्हाट आर द 5 स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब यही चीज़ डिटेल में आएगा। 5 स्टेजेस जो डायग्राम में देखे ना, 5 वही है। नंबर 1 विजन मिशन। नंबर 2 वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, मतलब स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। नंबर 3 आपके सामने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स आएंगे। याद करो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कितने सारे स्ट्रैटेजी हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। फिर चैप्टर 3 में उसके पहले कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस।
अगर आप डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हो तो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल, सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स आर देयर जो वहाँ लिखा हुआ है। आपको सोचना है आपके लिए उस वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है। अच्छा, देर इज नथिंग कॉल्ड अ परमानेंट थंब रूल, ठीक है। स्ट्रैटेजी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हो सकता है आज जो स्ट्रैटेजी हमारे लिए अच्छी है कल शायद वो अच्छी साबित नहीं हो, कल हमें बदलना पड़े समय के साथ, तो बदलेंगे ना, क्या दिक्कत है, स्ट्रैटेजी तो चेंज करना ही पड़ता है। नंबर 4, implementation. Strategic implementation involves 6 steps. Implementation of the strategy is a challenge. तो implementation involves 6 steps. याद करने के लिए BSP BIM, ये देखो, सबसे पहले आपको एक बजट बनाना पड़ेगा कि भाई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में कितना खर्चा आएगा, नहीं आएगा, तो उसका एक बजट बनाओ। S, स्टाफ, आपको मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए कोई भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी मैन पावर है भी तो भी उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, वो तो चाहिए। BSP, P से मेक पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, मतलब जो आपकी एक मास्टर स्ट्रैटेजी उसको आपको छोटे छोटे पॉलिसी, प्रोग्राम्स और प्लान में तोड़ना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल 2-3 पेज बाद आएगा, मैं दिखा दूंगा छोटे छोटे चीज में, ठीक है। BSP, BIM, B से फॉलो द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस। जापान में कॉन्सेप्ट होता है काइजन, काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो आप अपने कॉम्पिटिटर से और इंडस्ट्री में दूसरों को देख के सीख सकते हो कि उनकी क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। बिम, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको अपनी कंपनी में सुपर इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS लगाना पड़ेगा ताकि कंपनी के हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो, आपको तुरंत पता चले और आप करेक्शन कर पाओ। M से मोटिवेट द पीपल, इंप्लीमेंटेशन का एक एंगल ये भी होता है कि लीडरशिप को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये इंप्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको पूरा निमोनिक के साथ याद करना। और लास्ट क्या, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन का मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, करेक्टिव एक्शन करने पड़ेंगे। और कंट्रोल का मतलब होता है कि जिन अजम्पशंस पे स्ट्रैटेजी बेस था वो अजम्पशंस होल्ड गुड कर रहे हैं कि चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको फिर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये था SM प्रोसेस, खत्म। अब एक नई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली ना 2 टॉपिक्स है और एक ही ज़्यादा डिटेल में है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। यहाँ शुरू में तो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया बिटवीन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग में हम लोग टैक्टिक बनाते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोग के लिए हाथ से लिख भी दिया है, ये देखो। Strategic planning is a bigger thing. It affects all the departments of the company. It requires huge investment, huge resources, manpower. यहाँ पे आप एक strategy डिजाइन करते हो and it is aimed at long term success. Strategy को ही हम लोग break down करते हैं into small tactics. उसको बोलते हैं operational planning. जैसे long term goal को short term goal में divide करते हैं. Operational planning that deals with resource optimization. कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज करना है हम लोगों को, ये शॉर्ट टर्म सक्सेस पे फोकस करता है। यहाँ आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि टैक्टिक बनाते हो, टैक्टिक बनाते हो, ठीक है। यही डिफरेंसेस जो यहाँ नीचे डिब्बों में लिखे हैं वही मैंने ऊपर तुम लोग को अभी समझाया। अब नीचे आ जाओ, फिर से वही पहली टॉपिक क्या, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अभी बैक टू बैक 3 टॉपिक आएगी। पहली टॉपिक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो मैं बताया हूँ वही है। नंबर 2 स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी, इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आपको जब स्ट्रैटेजी प्लान करना है तो यू मस्ट कीप इन टू माइंड ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स, पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कितना रिसोर्स लगेगा, क्या क्या पॉलिसीज हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी करते वक्त एक प्रॉब्लम क्या होता है कि यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्मॉल डिसीजंस एंड दे ओवरलैप विद वन अनदर। आप कोई भी स्ट्रैटेजी आइसोलेशन में फॉलो नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर है, पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या सिर्फ अकेला मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉलो कर लेगा कि बाकी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके सपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में 4 चीज़ें होती है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रहा है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छी होगी तो अपने आप मार्केटिंग होगा, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव कौन कर सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो कर नहीं सकता, वो तो प्रोडक्शन को करना पड़ेगा, डिजाइन तो प्रोडक्शन को करना पड़ेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। प्रमोशन का बजट प्लानिंग करना वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करना वो भी हम लोग कर सकते हैं, पर इनमें बाकी सब डिपार्टमेंट का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। थिंक अबाउट इट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर को प्रॉमिस कर रहा है कि हमारे सामान पे हम आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे, पर आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए स्पेयर पार्ट ही अवेलेबल नहीं है फैक्ट्री में, तो कैसे होगा।
तो कोई भी एक डिपार्टमेंट जो स्ट्रैटेजी बनाता है उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स का भी एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, आइसोलेशन में नहीं होता है। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, इंटरैक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजंस। फिर यहाँ पे हम सोचते हैं कि हमको कंपनी को किस दिशा में ले जाना है, विजन क्या है हमारा, ठीक है, एंड पूरे कंपनी को कैसे चेंज करना है। स्ट्रैटेजी चेंजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे सामने स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों होता है? बिकॉज सर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है और तब तक जिन अजम्पशंस के बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी बनाया था वो अजम्पशंस चेंज हो सकते हैं। आपको लगा था कि मार्केट में आपने सर्वे वर्वे किया था और आपको लगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपने वो बनाना चालू किया। अब सर्वे से लेके बनाना और बेचना तक इट विल टेक सेवरल मंथ्स। तब तक कल को अगर एक कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए वो प्रोडक्ट लेके बहुत बढ़िया, तब आपका जो पूरा सर्वे है जो आपने मैन्युफैक्चर किया धरा का धरा रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, प्रोडक्शन बेकार हो गया, या फिर जो डिमांड आपने सोचा था कस्टमर ने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। ज़रूरी तो नहीं कि कस्टमर सर्वे में जो नतीजे आए और एक्चुअल रिजल्ट्स मैच करेंगे, कस्टमर बोलता कुछ है करता कुछ है। तो ये सब चेंजेस हो सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी से डील करना जरूरी है और उसको डील करने के लिए 5 तरीके हैं। 5 याद करने के लिए क्या बोलेंगे? फूड मार्क, FDMRC, F से फ्लेक्सिबिलिटी, D से डाइवर्सिफिकेशन, मार्क से मॉनिटरिंग, रेजिलियंस, कोलैबोरेशन। ये 5 तरीके हैं टू डील विद स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। पहला फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोग को के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर कुछ भी ज़रूरत हुआ तो हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। डी से डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स बनाओ, नए बिजनेस में जाओ, उससे क्या होता है रिस्क कम हो जाता है कि एक धंधा खराब भी हो तो दूसरा अच्छा चल रहा है। डाइवर्सिफाई। कोई भी कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती ही बनाती है, ठीक है। एम से मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है, मैंने बोला था ना, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद अजम्पशंस को मॉनिटर करते रहो कि एनवायरनमेंट चेंज तो नहीं हो रहा, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट के भरोसे आपने स्ट्रैटेजी बनाया था, अगर वो एनवायरनमेंट और उसकी वेरिएबल्स अजम्पशंस चेंज हो गए तो आपकी स्ट्रैटेजी भी धरी की धरी रह जाएगी। आर से रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है बाउंस बैक, कि ये भी प्लान होना चाहिए हमारे पास बैकअप कि कल को गड़बड़ हुआ तो हम लोग रिकवर कैसे करेंगे, बाउंस बैक कैसे करेंगे, ब्रेक इवन कैसे होंगे, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक है। और लास्ट में सी से कोलैबोरेशन। अगर आप कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप करके कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू करोगे दूसरे कंपनीज के साथ तो रिस्क शेयर हो जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, रिस्क कम भी हो जाता है, शेयर भी हो जाता है। आजकल क्या होता है, बड़े बजट की फिल्में आती हैं जो 4-5 प्रोड्यूसर मिलके बनाते हैं। एक तो बड़े बजट की फिल्म क्यों बनाना, क्योंकि सर बड़े बजट की फिल्म के सक्सेस का चांसेस ज़्यादा होता है, बड़े स्टार कास्ट होती है, स्टार कास्ट अपने साथ क्राउड को पुल करके लाती है, और बड़े बजट की फिल्म मिल के बनाएंगे तो अगर लॉस हुआ तो सब में बटेगा सब कुछ, तो इससे रिस्क शेयरिंग हो जाता है। तो दीज आर द 5 वेज ऑफ डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी? बोलता है कि ना आपको हमेशा एनवायरनमेंट में जो नया ट्रेंड चल रहा है वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई ट्रेंड ऐसे आते हैं जो पूरे इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को बदल के रख देते हैं। अगर आप वो नहीं पकड़ोगे ना तो आपको हमेशा अनसर्टेनिटी से तकलीफ होगी। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ, इंडिया की बात खाली नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में आज के दिन प्लास्टिक के टुवर्ड्स लोगों का एक आक्रोश है। हर इंसान अब मानने लग गया कि हाँ भाई प्लास्टिक इज डेंजरस, तो लोग नेचुरल सब्सटेंसेस की तरफ मूव कर रहे हैं रादर देन प्लास्टिक। और एक एग्जांपल, लोगों में धीरे धीरे शुगर कॉन्शियसनेस आ गया है कि यार हर वो प्रोसेस्ड फूड जो होता है जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। तो अब लोग जो है नेचुरल स्वीटनर्स और प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रेंड को नहीं समझोगे तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन के बाद क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में 6 चीज़ बताया था ना, BSP BIM, वही चीज़ एक्सपैंड करके लिखा है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या क्या करना पड़ता है? इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पुटिंग द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। You will have to alter your sales territory, add a new department, close the पुराना फैक्ट्री जो चल नहीं रहा है, hire a new employees, pricing, budget, ये सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। All this is a part of implementation strategy. Next, अब मैं बताने जा रहा हूँ what is the relationship between formulation and implementation। ये देखो, सबसे पहले which one is more important, formulation या implementation? सर formulation। अगर आपने स्ट्रैटेजी गलत बनाया तो कितना ही अच्छा एग्जीक्यूट कर लो, नतीजे नहीं आएंगे। सोचो कि तुमको अपने घर पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है,
तुम बहुत ज़ोर ज़ोर चल रहे हो, तेज़ी से भाग रहे हो, पर डायरेक्शन गलत है, तो घर जल्दी पहुंचोगे कि लेट पहुंचोगे कि पहुंचोगे ही नहीं, पहुंचोगे ही नहीं। तो फॉर्मुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस, कि मतलब सही दिशा में जा रहे हैं जिससे रिजल्ट्स आएगा। इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, की जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करो, कम कॉस्ट में कम रिसोर्स में एग्जीक्यूट करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब जो करने निकले हैं वो मकसद पूरा होगा। एफिशिएंसी मतलब होता है जल्दी पूरा होगा। तो मान लो कि तुम इफेक्टिव हो पर एफिशिएंट नहीं हो, तो मकसद तो मिलेगा पर लेट मिलेगा, पर मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम इफेक्टिव ही नहीं हो, एफिशिएंट हो, तो मकसद ही नहीं मिलने वाला। इसका एक चार्ट है जो अगले पेज में मैं दिखा दूंगा। ये देखो, ये एक क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, वाई एक्सिस पे प्लॉट है फॉर्मुलेशन, राइट, और इसमें प्लॉट क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सबसे बेस्ट बॉक्स कौन सा है, बी। बी का मतलब है फॉर्मुलेशन भी अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है, बेस्ट है। और बाकी सारे बॉक्स क्या खराब है, सबसे खराब बॉक्स कौन सा है, सी का मतलब है दोनों खराब है मेरा। तब तो आपको पूरा बिजनेस भी चेंज करना है, रीडिज़ाइन करना है, और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा करना पड़ेगा। ए नंबर बॉक्स क्या है, फॉर्मुलेशन तो सही हुआ है पर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है, तो ठीक है इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करो। और डी नंबर क्या, फॉर्मुलेशन ही गलत हुआ है, तो उसको ठीक करना पहले ज़रूरी है। यही समझाया हुआ स्क्वायर ABCD, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। अब एक कंपैरिजन देखो, सबसे बेस्ट बॉक्स कौन सा है, नंबर वन में इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, तो कंपनी क्विकली ग्रो करेगा। नंबर 2 बॉक्स में क्या है, इनइफेक्टिव बट एफिशिएंट। इनइफेक्टिव, आपकी स्ट्रेटजी गलत है, तब आप मरोगे, पर आप एफिशिएंट हो ना, तो आप धीरे धीरे मरोगे, डाई स्लोली। लास्ट बॉक्स देखो नंबर 4, उसमें क्या लिखा है, डाई क्विकली बिकॉज इनइफेक्टिव प्लस इनएफिशिएंट। और थर्ड बॉक्स कौन सा है, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट। तो हम जा तो सही डायरेक्शन में रहे हैं पर हम स्लो जा रहे हैं, स्लो ग्रोथ होगा या स्टेबिलिटी रहेगा, तो सर्वाइव होगा किसी तरह से। ये था कंपैरिजन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत सुंदर डायग्राम है, 2 मिनट बाद ही आएगा। यहाँ पे एक डिफरेंस का टेबल है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क 4 मार्क, मैं बोलूँगा कि रीड जरूर कर लो। मैंने इसके 4 पॉइंट को स्टार किया, कम से कम वही देख लो। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग द फोर्सेस, आर्मी को सही पोजीशन पर डालना बिफोर द एक्शन। फॉर्मुलेशन फोकसेस ऑन इफेक्टिवनेस। फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, कि मतलब कहाँ सब कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। और लास्ट वाला इंट्यूटिव लॉजिकल। कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं ना, तो एक लॉजिकल एनालिसिस तो होता ही है और एक इंट्यूशन भी होता है, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है वो भी ज़रूरी है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंट्यूशन एंड एनालिसिस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि एक्शन हो चुका, अब ड्यूरिंग द एक्शन मैनेज योर आर्मी, मैनेज योर फोर्सेस। इट फोकसेस ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कम टाइम कम कॉस्ट। इट इज़ एन ऑपरेशनल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स मोटिवेशन लीडरशिप, क्योंकि अब तो इंप्लीमेंट करना है ना, तो वहाँ एनालाइज नहीं करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो मोटिवेशन लीडरशिप चाहिए। अब ये रहा हाथी टॉपिक, क्या लिखा है, लिंकेज। ये लिंकेज वाली जो टॉपिक है, इसको समझने में दिक्कत होती है, उसीलिए मैंने एक बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन और डायग्राम दिया, अभी मैं रिवाइज करा देता हूँ। लिंकेज 2 प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज। लिंकेज का मतलब है कि फॉर्मुलेशन इज लिंक्ड विथ इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन इज लिंक्ड विथ इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन पे असर पड़ता है, दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज। इम्प्लीमेंटेशन का फॉर्मुलेशन पे असर पड़ता है, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज। स्टूडेंट को बैकवर्ड लिंकेज में दिक्कत होती है, बता रहा हूं मैं। लुक एट द बोर्ड, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेट जैसा करोगे इंप्लीमेंट तो वैसा ही करोगे ना, तो फॉर्मुलेशन अफेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन, दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज। एग्जाम्पल, आपने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करने के लिए आपको अपने कंपनी के डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? तो बिकॉज आपने एक नया स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया, दैट इज व्हाई यू नीड टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ये फॉरवर्ड लिंकेज है। दूसरा देखो क्या है, ब्लू कलर लाइन, इंप्लीमेंटेशन से निकल के फॉर्मुलेशन में आ रहा है, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज। सर याद रखना, हम लोग फॉर्मुलेट भी वैसा ही करते हैं जैसे हमको मालूम है कि हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सोच के देखो, बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है? बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है इंप्लीमेंटेशन अफेक्ट्स फॉर्मुलेशन। तो लोग बोलेंगे भाई ये तो उल्टा है, हाउ कैन इंप्लीमेंट अफेक्ट फॉर्मुलेशन? बिकॉज आपको अपनी इंप्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज पता है पहले से।
तो आप अपनी औकात के हिसाब से तो प्लान बनाओगे ना, औकात के बियॉन्ड तो प्लान बनाओगे नहीं। तो योर इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स योर फॉर्मुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी डिटरमाइंस स्ट्रैटेजिक चॉइस। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज एक कंपनी बोलती है कि हम लोग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं। हम सबको मालूम है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी। आपको ज़बरदस्त R&D डिपार्टमेंट चाहिए, इनोवेशन। आपकी कंपनी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हाथों हाथ प्रोडक्ट में चेंजेस कर सके कस्टमर के फीडबैक के बेसिस में, ऑल दैट। अब अगर आपकी कंपनी उस तरह की फ्लेक्सिबल नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आप कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको मालूम है कि मैं डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज हमारा इंप्लीमेंटेशन करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे ही कंपनी सोचती कि हम कॉस्ट लीडरशिप करेंगे। कॉस्ट लीडरशिप करने की कुछ बेसिक इंप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, दिस दैट। एक कंपनी जिसका डिमांड बहुत कम है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है नहीं, लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व है नहीं, नया कंपनी नया प्रोडक्ट बना रहा है, वो कहाँ से कॉस्ट लीडरशिप कर पाएगा? तो आपको अपनी इंप्लीमेंटेशन की औकात पता है, उस हिसाब से आप फॉर्मुलेट करते हो। सोचो तुम अपने बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो पैरापेट के ऊपर और सोचो नीचे कूदूं कि नहीं कूदूं, प्लान बना रहे हो। तुमको मालूम है तुम कूदे तो चकनाचूर हो जाओगे। वो इम्प्लीमेंटेशन सोच के तुम प्लान बनाते हो, नहीं आज नहीं कूदूंगा किसी और दिन। तो इम्प्लीमेंटेशन हैज एन इफेक्ट ऑन फॉर्मुलेशन, दैट्स कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। नाउ व्हाट आर द इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन? मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि कोई भी स्ट्रैटेजी को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू प्लान, पॉलिसीज वगैरह, एंड वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। तो वही चीज़ अब मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड प्लीज। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करो इनटू प्लान, प्लान को प्रोग्राम, प्रोग्राम को प्रोजेक्ट, और फिर प्रोजेक्ट से फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई गिव यू। ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में बताया था ताकि समझ में आए। सपोज आप कौन सी स्ट्रैटेजी अचीव करना चाहते हो? कॉस्ट लीडरशिप। अगर कॉस्ट लीडर बनना है तो आपको क्या कम करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट। तो योर प्लान इज टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट। वो अगर करना है तो उस कॉस्ट कम करने का तो बहुत तरीका है। वन ऑफ द तरीका इज रॉ मटेरियल को करो। तो प्रोग्राम, जैसे कॉस्ट लीडरशिप करना है तो क्या करना है? लोअर कॉस्ट पर यूनिट। अब उसको करने के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम है, मटेरियल का कॉस्ट कम करो, लेबर का कॉस्ट कम करो, ओवरहेड का कॉस्ट कम करो, सब कुछ। तो एक प्रोग्राम को पकड़ो, मटेरियल कॉस्ट कम करना है। स्टार्ट विथ रिड्यूसिंग द मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट को अगर कम करना है तो वो कैसे करेंगे? ब्रेक इट डाउन इनटू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? आइडेंटिफाई द न्यू वेंडर्स इन द मार्केट जो वही सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल सस्ता में देते हो। सर्च फॉर न्यू वेंडर्स हु ऑफर लोअर प्राइसेस फॉर सेम क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, ये जो वेंडर सर्चिंग का काम है ये कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट। यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? परचेज डिपार्टमेंट। दैट मीन्स यू हैव टू रिवाइव योर परचेज डिपार्टमेंट। लास्ट, परचेज डिपार्टमेंट को चेंज करो, ओवरऑल करो। तो कैसे आपने कॉस्ट लीडरशिप से स्टार्ट करते करते, ब्रेकडाउन करते करते आप परचेज डिपार्टमेंट तक पहुंच गए कि परचेज डिपार्टमेंट अगर अच्छा है, नए वेंडर्स ढूंढ रहा है जो कम कॉस्ट पे, कम प्राइस पे बढ़िया क्वालिटी का माल दे रहे हैं, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट कम होगा। मटेरियल कॉस्ट कम होगा तो ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट भी कम होगा ही। ऐसे और भी तरीके हैं, लेबर कॉस्ट कम करना, ओवरहेड्स कम करना। ठीक है। तो वही यहाँ बताया कि व्हाट आर द इश्यूज। नंबर 1, स्ट्रैटेजी इटसेल्फ डज नॉट लीड टू एक्शन। तो एक्शन करने के लिए कॉस्ट लीडरशिप एक स्ट्रैटेजी है, पर उसको करने के लिए तो प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान क्या है? टू रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट। तो ब्रेक इट डाउन इनटू प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स। उसके बाद प्रोग्राम्स लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट। आपका एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है कि भाई हमको मटेरियल कॉस्ट कम करना है। प्रोजेक्ट क्या है कि सस्ते सस्ते वेंडर ढूंढो जो सस्ते में देते हो। लास्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट की वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, सस्ते वेंडर ढूंढना, मैनेज करना, ये सब कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। दैट वाज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ये मेरे बुक में क्वेश्चन आंसर को लेके तो ज़्यादा है, वैसे नहीं तो आई थिंक 35 पेजेस है क्वेश्चन आंसर को छोड़ के। तो अभी हमने 10 पेज किए हैं, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन पूरा। अब यहाँ से एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजी चेंज का मतलब होता है कंपनी आज तक एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते आई थी, अब उसको बदल के एक नए स्ट्रैटेजी में जाना चाहती है। इट इज़ नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है स्ट्रैटेजिक चेंज में। लेट मी एक्सप्लेन। अब ये बड़ा टॉपिक चालू हो गया ना, अभी मैं बता रहा हूँ, ये 4-5 पेज तक चलेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्ट्रैटेजी चेंज का, सुनना ध्यान से। निरमा कंपनी इज़ नोन फॉर मेकिंग अ वेरी चीप डिटर्जेंट। सस्ता डिटर्जेंट बना के बेचते हैं। निरमा कंपनी
करजन भाई पटेल गुजरात के एक व्यक्ति ने चालू किया था, बेटी का नाम निरुपमा, उससे निरमा चालू किया था। अब क्या है कि निरमा इज नोन फॉर कॉस्ट लीडरशिप, कि सबसे सस्ता बेचेंगे डिटर्जेंट। तो निरमा के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि समय के साथ देखो कॉस्ट लीडरशिप में ज़्यादा लंबे समय तक कोई रह नहीं सकता, बिकॉज आपको लगता है कि कस्टमर को सस्ता चाहिए, पर कस्टमर कब मूड बदल दे पता नहीं, कभी कभी कस्टमर को क्या वैरायटी चाहिए, महंगा चाहिए। तो अब निरमा जब आगे जाके ना बाथ एंड ब्यूटी सेगमेंट में आया, मतलब सोप बार वगैरह लाया, तो वो पिट गया, बिकॉज साबुन वगैरह का जो मार्केट होता है वहाँ पे लोग कॉस्ट लीडर नहीं बल्कि डिफरेंशिएटर को चुनते हैं। तो निरमा वांटेड टू बिकम अ डिफरेंशिएटर फ्रॉम कॉस्ट लीडर। दिस इज कंप्लीट स्ट्रैटेजिक चेंज। ये इतना आसान नहीं है। स्ट्रैटेजिक चेंज करने के लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड, विजन, मिशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आपकी ब्रांडिंग सब चेंज करनी पड़ेगी। क्या स्ट्रैटेजिक चेंज होता भी है? हाँ सर, कुछ लोग सक्सेसफुली करते हैं। एग्जाम्पल लाइफ बॉय। लाइफ बॉय साबुन सबने सुना होगा। इनिशियली जब लाइफ बॉय मार्केट में आया था ना, तो वो सबसे सस्ता साबुन के तौर पे पुट किया गया था कॉस्ट लीडर, कि वो साबुन ऐसी थी, लाइफ बॉय लाल रंग की साबुन, एकदम हार्ड स्लैब जैसी, वो पानी में गलती नहीं थी, तुम बॉडी पे लगाओगे झाग ही नहीं बनेगा, वैसा था। तो वो साबुन तो लंबा चलेगा, जब झाग ही नहीं बनेगा तो इट विल नॉट फोम अप। फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान लीवर ने लाइफ बॉय को टेकअप कर लिया और बोला इसका तो काया पलट करेंगे, पूरा बदल के रख देंगे। लाइफ बॉय नो लॉन्गर इज अ कॉस्ट लीडर बट अ डिफरेंशिएटर। सर हाउ? हिंदुस्तान लीवर ने सोचा कि लाइफ बॉय ब्रांड बहुत बड़ा है, घर घर में सबको पता है, पर अब वो सस्ता 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 साबुन नहीं यूज़ करेगी, पूरी फुटबॉल टीम खेलेगी, वो अब नहीं चलेगा। वी नीड टू चेंज द ब्रांड। तो उनके दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आया, बोला कॉपी करो डेटॉल को। डेटॉल की मार्केटिंग क्या होती है? एंटीसेप्टिक साबुन बोल के, भले वो है नहीं, भाड़ में गया, पर मार्केटिंग कैसे होती है? एंटीसेप्टिक। बोला लाइफ बॉय को भी बना दो, लाइफ बॉय भी एंटीसेप्टिक साबुन है। तो इन्होंने लाइफ बॉय का पूरा प्रोडक्ट ही बदल दिया। अब लाइफ बॉय डेटॉल की तरह होता है, एकदम आराम से गलता है, कई फ्लेवर में आता है, अलग अलग कलर्स के लाइफ बॉय साबुन आते हैं, लिक्विड सोप आता है जो हम लोग घर में रखते हैं ना, बेसिन वगैरह में, सब में आता है। तो फ्रॉम कॉस्ट लीडरशिप टू डिफरेंशिएटर पूरा बना के दिखाया। दैट इज अ स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज करने का जो प्रोसेस है वो हमें इन दो लोगों ने बताया। इनका एक मॉडल है जिसका नाम है कर्ट लेविन मॉडल, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो। कर्ट लेविन मॉडल बोलता है कि देखो स्ट्रैटेजिक चेंज करना है तो आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले अनफ्रीज। अनफ्रीज मतलब जो आप इतने समय तक एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के आए हो, आपने पूरा स्ट्रक्चर वैसा बना रखा है, उस स्ट्रक्चर को पहले हिलाओ, अनफ्रीज करो। नंबर 2, नए सिचुएशन के हिसाब से तैयारी करो, चेंज टू द न्यू सिचुएशन, धीरे धीरे सब कुछ बदलो। जब सब कुछ बदल जाए एज पर द न्यू स्ट्रैटेजी, तब रीफ्रीज, उसको कंसोलिडेट कर, ठीक है। तो अनफ्रीज, चेंज, refreeze, these are the 3 steps of Kurt Lewin model. Okay, strategic change का एक एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, this to this। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ऑफलाइन टू ऑनलाइन। आज डिजिटल वर्ल्ड है, तो हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Every company, every organization is going through digital transformation. Schools have gone through digital transformation. Tuition teachers, we have gone through digital transformation. Many businesses, even your grocery business जो घर में सामान डिलीवरी का मॉडल है, वो भी तो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आप इमेजिन करो, कोरोना के पहले लोग हर सामान जा जाके खरीदते थे, ऑनलाइन शॉपिंग कम थी। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग को जो बूस्ट मिला है, आज हर चीज़ लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। सस्ते से महंगा सामान भी लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, बिकॉज ऑनलाइन में वैरायटी मिलती है, चॉइस मिलती है, आप देख सकते हो, आपको वो रिफंड का भी फैसिलिटी है, आपको रिटर्न का भी फैसिलिटी मिल रहा है, डिस्काउंट्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह भी अच्छे मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगी वो ऑनलाइन में मिल जाती हैं। जैसे मैं बुक्स का बड़ा शौकीन हूँ, मैं अलग अलग बुक्स खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ। बहुत सारी बढ़िया बुक्स होती हैं जो मुझे कभी भी दुकानों में मिलती नहीं है, तो वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, अमेजोन पे आता है। कई ऐसे सामान आजकल मिलते हैं, कई गुड्स जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन में। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है पूरे प्लैनेट में, ये भी तो एक एग्जाम्पल है ना स्ट्रैटेजिक चेंज का, कि कंपनी पूरी चेंज हो रही है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजिक चेंज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करके पूरा बनाया है। तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक चेंज में इन्होंने कर्ट लेविन प्रोसेस बोला। नंबर 1, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, हलचल, एजिटेट कर दो सिचुएशन को। Unfreezing is the process of breaking down the old habits and behaviors, attitudes, customs and tradition so that we can start with a clean slate. Number 2, changing to the new situation.
अगर एक बार आपने सिचुएशन को अनफ्रीज कर दिया, हलचल कर दिया, तो अब नए स्ट्रेटजी में जो जो नया करना पड़ेगा वो सब आप बदलो. Once the unfreezing process has been completed and the members of the organization recognize the need for change and have been fully prepared to accept the change. अब इसमें आपको 3 काम करने हैं, ठीक है. CII, compliance. कंप्लायंस का मतलब होता है बेसिकली कि लोगों को मजबूर करो कि नया प्रोसेस में शिफ्ट हो जाओ, ओल्ड फॉलो मत करो. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दैट इज कंप्लायंस. नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन. धीरे धीरे जो लोग हैं उनके लिए वो नया प्रोसेस ही रेगुलर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. इट विल बी द न्यू नॉर्मल. एंड लास्ट है इंटरनलाइजेशन, वो उनके अंदर चला जाएगा. एक बार वो नया प्रोसेस या नया काम समझ गए तो एफर्टलेसली करेंगे, जिसको बोलते हैं नॉन चैलेंटली, एफर्टलेसली करेंगे वो काम. रीफ्रीजिंग. रीफ्रीजिंग का मतलब है अब सब कुछ नया हो चुका, फॉलो हो रहा है, तो उसको लगातार मॉनिटर करते रहो, चेक करते रहो कि वो सही चल रहा है कि नहीं. वरना क्या होगा, टाइम नहीं लगेगा, पीपल में रिवर्ट बैक टू द ओल्ड स्ट्रैटेजी. हाउ डज, अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है. तुम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे, ये बहुत ईजी टॉपिक है. इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज वेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स टेक्नोलॉजी ओल्ड से न्यू, या तो मैनुअल से न्यू टेक्नोलॉजी या ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होना. दैट इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज एसेंशियल. सेकेंड टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट. मतलब जब भी परिवर्तन आता है किसी कंपनी में, तो उस परिवर्तन को मैनेज करने के लिए आपको टाइम, रिसोर्सेज, मैन पावर कमिट करना पड़ता है, तभी वो परिवर्तन सक्सेसफुल होता है. चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज दी हुई है. नंबर 1, सबसे पहले अगर परिवर्तन चाहिए तो यू मस्ट बिगिन एट द टॉप. अगर लीडरशिप रेडी नहीं है चेंज के लिए, तो नीचे वाले तो ट्रूप्स कभी रेडी नहीं होंगे. नंबर 2, ये भी आप चेक करो कि यू आर नॉट चेंजिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, बट यू आर चेंजिंग बिकॉज यू थिंक इट इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज वाई जब कोई चेंज आता है ना, तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. कंपनी जब जब चेंजेस करती है जो लोगों को स्पेशली चुभेगा, तो चेंज करने के पहले देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ डायलॉग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडरशिप एंड द एम्प्लॉयज. उनको बार बार समझाना पड़ता है, तब वो लोग उसको फॉलो करना चालू करते हैं. जैसे मेरे घर में ना छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चों का क्या होता है, वो लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं. तुमको लगता होगा कंप्लायंस करते हैं, पर नहीं, वो बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं. उनको कोई चीज़ बोल दो, भाई ये ऐसे नहीं करना या वो ऐसे करना, दे विल आर्ग्यू अ लॉट. उनको अगर बिल्डिंग से कूदना है तो वो कूद जाएगा, उसको परवाह नहीं कि अंदर नीचे आके टूटेगा फूटेगा, तुमको समझाना है. तो वैसे ही कम्युनिकेशन चाहिए. जब तक आप समझा नहीं दोगे कि देखो ये करने से ये नुकसान है या ये करने से ये फायदा है, वो मानेंगे नहीं. तो चेंज में ऐसा ही होता है. लीडर्स लोग को अपने एम्प्लॉयज को एकदम प्रेम से, शांति से समझाना पड़ता है कि दिस इज द रीजन वाई हम लोग के लिए चेंज जरूरी है, एंड दे मस्ट ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल. ठीक है, बिना ऑनेस्टी के नहीं हो पाएगा. बिकॉज देखो, परिवर्तन केवल टॉप से नहीं होता, कंपनी का हर एम्प्लॉय उसमें पार्टिसिपेट करेगा, देन ओनली द चेंज विल ब्रिंग यू द रिजल्ट्स. तो यू नीड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बाय मोटिवेटिंग देम, बाय एक्सप्लेनिंग देम, बाय कजोलिंग देम, बाय परसुएडिंग देम. तो नंबर 2, इंश्योर दैट द चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड. नंबर 3, रिड्यूस डिसरप्शन. ये वही है कि एम्प्लॉयज़ लोग सबसे ज़्यादा परेशानी, दिक्कत क्रिएट करेंगे, उनको जरा सा भी चेंज बर्दाश्त नहीं है. तो यहीं पर आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो वो कम्युनिकेशन वाले सारे बात लिखे हैं. सबसे पहले गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली, कि पहले एक क्या होता है, ग्रेपवाइन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सारे एम्प्लॉयज़ में जाए, ताकि वो लोग पहले से तैयार हो जाएं फॉर द फॉर्मल अनाउंसमेंट. एक फीडबैक भी मिल जाएगा ग्राउंड लेवल का, क्या फीडबैक है. नंबर 2, चेंज के लिए उनको ट्रेनिंग दो. सबसे ज़्यादा डर उनको लग रहा होगा कि हम लोग को आता नहीं है, तो ट्रेन कर दो ना, तब वो लोग आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे नए सिस्टम्स में. नंबर 3, create an environment in the company which supports transformation which is flexible. Number 4, change the agents. कंपनी के जितने भी एजेंट, का मतलब यहाँ पे हो गया बेसिकली टीम लीडर. टीम लीडर होता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको बदलना जरूरी है, क्योंकि पूरी टीम को वो मैनेज कर रहे हैं. अगर टीम लीडर का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो बाकी टीम फॉलो नहीं करेगी. लास्ट, आईटी डिपार्टमेंट, कोशिश करो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके इस ट्रांसफॉर्मेशन में, उतना अच्छा रहेगा. एनकरेज कम्युनिकेशन, फीडबैक्स मंगाओ, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करो, रिजॉल्व करो. रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज, अच्छा ये लाइन मुझे बहुत पसंद है. ये बात पूरे कंपनी में चिपका दो हर जगह कि चेंज ही नॉर्मल है. चेंज ही नॉर्मल है. चेंज इज नॉट एन एक्सेप्शन, चेंज ही नॉर्मल है.
बार बार बदलना पड़ता है, यही नॉर्मल है। एक किताब है बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो तुम लोग भी खरीद के पढ़ना, पतली सी किताब है, हु मूव्ड माई चीज़। ऑनलाइन भी मिल जाएगा पीडीएफ, क्योंकि पुरानी किताब तो उसका डिजिटल पीडीएफ भी मिल जाता है। हु मूव्ड माई चीज़, उसमें ना बहुत सुंदर कहानी के थ्रू, मतलब कहानी तो आसान है पर उसके थ्रू बार बार ये री किया गया कि हम लोग कैसे परिवर्तन से भागते हैं। हमें कुछ मिल जाता है तो हम उसको अपनी अमानत समझ के रखते हैं कि ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा, नहीं, जो आज आपके पास है वो चला जाएगा। इसीलिए आपको बार बार नया नया चीज़, यानी नया नया चीज़ मतलब वहाँ पे वो खाने वाला चीज़ है, मतलब नया नया कुछ अपने लिए ढूंढना पड़ता रहेगा। दैट इज हु मूव्ड माई चीज़। तो ये समझना जरूरी है कि परिवर्तन ही नॉर्मल है, परिवर्तन एक्सेप्शन नहीं है, इट इज़ द नॉर्म। नॉर्म मतलब नॉर्मल। द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज बी चेंज रेडी, मतलब बदलाव के लिए तैयार। हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक कंपनी डिजिटली अपने आप को अपग्रेड कर रही है तो अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई करो कि क्या टारगेट है, कम्युनिकेट करो, बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस की कुछ लोग तो विरोध करेंगे तो उनको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे। चेंज को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो, अचानक से थोपो मत वरना रिजेक्शन ज़्यादा आएगा। एंड नंबर 5, ट्रेनिंग करो, असिस्टेंस करो। ओके, दैट वाज स्ट्रैटेजिक चेंज। अब वी आर इनटू अ न्यू टॉपिक। यहाँ से जो टॉपिक चालू हो रहा है ये बहुत बड़ा हाथी टॉपिक है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ये बहुत लंबा टॉपिक है, आई थिंक 12 to 13 पेजेस तक ये चलेगा। इसके बाद सीधा पेज नंबर 26 पे टॉपिक 5 आएगा, लीडरशिप। तो इट्स अ ह्यूज मैसिव टॉपिक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैककिन्से फ्रेमवर्क। मैककिन्से का नाम तो चैप्टर 4 में भी आया था, जीई मैककिन्से मैट्रिक्स। ये मैककिन्से मैंने बताया था ना, बिग 3 में से एक है। एमबीए वाले बिग 3 बोलते हैं, बिग 3 कंसल्टिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड, मैककिन्से, बीसीजी और बेन। तो मैककिन्से उन्हीं का बनाया हुआ 7S फ्रेमवर्क है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7 S होते हैं। कितने? 7। ये 7 S का नाम याद करना, ये डायग्राम याद करना महा इंपॉर्टेंट है। मैककिन्से फ्रेमवर्क अगर एग्जाम में आता है, मैं बार बार बोलूंगा, अगर डायग्राम या फ्रेमवर्क वो लोग मैट्रिक्स कुछ पूछ रहे हैं एग्जाम में, ड्राइंग का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आप ड्रॉ कर दीजिए, बंदा एग्जामिनर वहीं पे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऊपर में आपको 3 S दिख रहे होंगे, ये, ठीक है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 में से 4 ऐसे हैं जो ST है, ST, ठीक है। यहाँ देखो, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, उधर होगा स्टाफ, स्टाइल। स्टर नाम से 4 है और बाकी तो 3 अलग अलग हैं। जैसे स्किल्स है, ठीक है, उधर सिस्टम है, बीच में शेयर्ड वैल्यूज डाला हुआ है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ऊपर में 3 नाम चाहिए मेरे को, क्या? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। इन 3 S को बोलते हैं हार्ड S। क्या बोलते हैं? हार्ड S। हार्ड S क्या होता है सर? हार्ड एलिमेंट्स वो हैं विच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मैनेजर। तो ये जो ऊपर के 3 हार्ड S हैं, इनको डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। क्या क्या? स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी बनाते रहता है, चेंज करते रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी मैं रिवाइज कराऊंगा, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एंड द सिस्टम्स। तो इन 3 चीजों को डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, इनको बोलते हैं हार्ड S, हार्ड एलिमेंट्स। ओके सर, दूसरी तरफ है 4 नीचे वाले, ये बाउंड्री के नीचे वाले 4, इनको बोलते हैं सॉफ्ट S। कौन सा सर इसमें? स्किल, स्टाफ, स्टाइल और बीच वाला शेयर्ड वैल्यूज। ये 4 चीजें कंपनी के कल्चर में होती हैं। क्या होती हैं? कंपनी के कल्चर में। The soft elements are difficult to define as they are governed by the culture of the organization. कल्चर भी मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, वो भी एक टॉपिक है, ठीक है, पर मेरे ख्याल से वो आधे घंटे बाद आएगा रिवीजन में अभी। ओके, तो ये 4 एलिमेंट्स जो आप देख रहे हो, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल, इनको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट S या सॉफ्ट एलिमेंट्स। ओके, ये थोड़ा प्लीज याद रखना है। अब ये जो मैककिन्से वालों ने फ्रेमवर्क दिया है ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1 ड्रॉबैक है कि इन्होंने सिर्फ 7 के 7 एलिमेंट इंटरनल है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स को पूरा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पूरा इग्नोर कर दिया है। नंबर 2,
ये मॉडल जो है ना, ये बिल्कुल ये नहीं बताता कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ग्रो करेगा, वो सब के बारे में नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इससे फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब इसी कड़ी में बढ़ते हुए एक जंबो टॉपिक है हम लोगों के सामने, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। जब आप एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हो, पॉइंट नंबर 1, तब नए नए एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फेल होता है, विच यू नीड टू चेंज। तब आप नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो और फिर जाके रिजल्ट्स अच्छे आना चालू हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाते हैं, पर फिर आप नया स्ट्रैटेजी बनाते हो। क्या एक कंपनी एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ के हमेशा चलती है कि टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी चेंज करती है? तो सर अगर स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो स्ट्रैटेजी के अनुसार आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बार बार चेंज करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट कांस्टेंट। सर व्हाट आर द 8 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर? दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली 7 ही है, इसको जबरदस्ती का घसीट के 8 बनाया गया। मैं सारे स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ये भी मतलब चैप्टर 5 में हार्ड टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो मैं समझा दूंगा पूरा कंसेप्चुअली, डोंट वरी। हाँ रिवीजन है तो क्या हुआ, समझा दूंगा पूरा। नंबर 1 क्या है, और मैंने बहुत इसके ऊपर लिख रखा है, बगल में तुम लोग को दिखेगा, उससे तुमको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। मैं स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा याद करो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर देयर? 8, और इनका एक सीक्वेंस है, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, मैट्रिक्स, नेटवर्क, आवरग्लास। लास्ट का 3 ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर का 5 एक सीक्वेंस में होता है। कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है, छोटा रहता है, तो पहले सिंपल होता है, यानी कि यू फॉलो द सिंपल स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही आदमी सारा काम संभाल रहा है, दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर। फिर जब बड़ा होता है तो फंक्शनल, फिर बड़ा होता है डिविजनल, फिर मल्टी डिविजनल, फिर SBU। तो एक सीक्वेंस है ये, ओके। छोटे से बड़ा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। लास्ट का 3 किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, वो सीक्वेंस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर मतलब नॉट बाई चॉइस बट बाई द सर्कमस्टांसेस एंड कंपल्शन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप सोचो, कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो बड़े डायनेमिक हैं, उनमें कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। मतलब योर बिजनेस मस्ट बी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है नेटवर्क। नेटवर्क स्ट्रक्चर इज लाइक अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो बहुत जरूरी होता है अगर आपको भयंकर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बिकॉज ऑफ योर डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। रीबॉक, एडिडास, नाइक, ये लोग फॉलो करते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक बड़ी कंपनी जिसके यहां बहुत सारे बिजनेस डिविजन्स हैं, मतलब कम से कम भी 80 अलग अलग 70-80 डिविजन्स हैं, वो लोग के लिए बेस्ट है नंबर 5 SBU स्ट्रक्चर। एक छोटी कंपनी है जो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरह से। तो सर इट डिपेंड्स। सर्विस सेक्टर में अगर आप हो तो लास्ट वाला आवरग्लास स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं सोचो कि ये आपकी चॉइस है, सर ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है, ओके, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, फैक्ट्स कैसे, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये नहीं कि जो मन में आएगा हम अपना स्ट्रक्चर वैसा कर लेंगे, नहीं, वो आपके ऊपर फिट बैठना चाहिए। ठीक है, वी स्टार्ट विथ सिंपल स्ट्रक्चर। सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखा? सिंपल स्ट्रक्चर। मेरे हाथ के नोट्स को गौर से पढ़ना, उसी में सब कुछ है, क्योंकि अंदर का लाइन पढ़ोगे टाइम लगेगा बहुत कुछ, रिविजन में मेरे हाथ का पढ़ोगे तुरंत क्लियर होगा। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर कौन सा बिजनेस में होता है? बिग बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। ठीक है, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर में कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते, मतलब प्रोडक्शन, HR, अकाउंट्स, फाइनेंस अलग अलग नहीं होते, सब एक ही आदमी सब संभाल रहा है। ठीक है, ये उन कंपनियों में होता है जहां सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल मार्केट हो, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है, मतलब छोटा बिजनेस है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के सर अपने ही भयंकर फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं सर इसके? एडवांटेजेस, स्पेशलाइजेशन नहीं होता क्योंकि एक ही आदमी सब संभाल रहा है, नियम कानून कम है, इनफॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई ज़्यादा IT सिस्टम का पचा नहीं है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज जो मालिक है ना, ओनर, वो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो हर डिपार्टमेंट का हर डिसीजन वो डायरेक्टली खुद ही पड़ापड़ ले लेता है। ऐसा बिजनेस बहुत फास्ट काम करता है। इनके लिए कोई भी नया प्रोडक्ट कंसीव करके लॉन्च करना बहुत क्विक है,
बिकॉज ओनर इन्वॉल्व है ना, और ओनर सोल प्रोप्राइटर की तरह जो मन में चाहे जब जैसा डिसीजन लेना फटाफट ले सकता है। तो ये स्पॉन्टेनिटी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पर आप समझ लो ये तभी तक हो सकता है जब बिजनेस छोटा है। जब आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब आपको स्पेशलिस्ट लोग रखने पड़ेंगे। आप अकेला सारा काम नहीं कर पाओगे, आइदर बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉब्लम कि इतना टाइम एक इंसान के पास नहीं हो सकता, और दूसरा हो सकता है स्पेशलाइजेशन कि हर इंसान को हर चीज़ की बुद्धि या नॉलेज भी नहीं होती, ठीक है। तब वो इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा, तब आप सिंपल स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी आपको स्पेशलिस्ट लेबर लोग चाहिएंगे, स्पेशलाइजेशन चाहिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे जिनमें स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे। देन यू विल गो फॉर नीचे वाला फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर तुम मेरे बारे में बात करो, ठीक है, कि सर आप टीचर हो, जैसा कि तुम लोग मुझे जानते हो मैं टीचर हूँ, मैं CA CMA को पढ़ाता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर किस तरह का है? मेरा सिंपल तो नहीं रह गया है, ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर फंक्शनल में आएगा। बिकॉज मेरे भी इतने काम है कि इनके लिए मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में तुमने एक कंसेप्ट सुना होगा, डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, तो मुझे वो चाहिए। तो अब मैं जो स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ वो फंक्शनल है, ठीक है। थोड़ा फंक्शनल से भी ऊपर जा चुके हैं हम लोग, फंक्शनल और डिविजनल में कहीं आते हैं, ठीक है, पर अभी फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर काम के लिए आपके पास नंबर 1 सेपरेट डिपार्टमेंट है। यू हैव गॉट अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब R&D, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, HR, हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है। और आपके पास स्पेशलिस्ट लोग हैं, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के स्पेशलिस्ट लोग, HR डिपार्टमेंट में HR वाले, अकाउंट्स में अकाउंट्स वाले स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दैट यू सी इन द मार्केट आर फंक्शनल ओनली। बड़े बड़े कंपनियां नहीं, थोड़ा नीचे आ जाओ तो फंक्शनल है, ठीक है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट को आप फंक्शंस भी बोलते हो, डिपार्टमेंट भी बोलते हो। ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको 2 प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, जो आपके बिजनेस के लिए एकदम जरूरी है, जिसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, माल नहीं दे सकते, वो कहलाता है लाइन फंक्शन। रीड, लाइन फंक्शन, डिपार्टमेंट्स दैट आर कोर टू द बिजनेस। और बाकी जो फंक्शंस है वो होते हैं सपोर्ट फंक्शंस, जिनको आप बोलते हैं स्टाफ डिपार्टमेंट्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या ये एकदम प्रोडक्शन और डिलीवरी के चाहिए? नहीं, तो ये एक स्टाफ फंक्शन है। प्रोडक्शन ये तो मेन है, लाइन। इंजीनियरिंग मतलब R&D, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, लाइन। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सपोर्ट स्टाफ। सेल्स एंड मार्केटिंग, बेचना है, लाइन। ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। और सर डिसएडवांटेज है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। जैसे सिंपल स्ट्रक्चर में तो क्या मालिक सब कुछ संभाल रहा था तो तुरंत कोऑर्डिनेट हो जाता था। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट है तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। कोऑर्डिनेशन इज अ डिसएडवांटेज। प्लस और एक डिसएडवांटेज होता है कि ये जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है ना, लाइन डिपार्टमेंट वाले, ये हमेशा सपोर्ट डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट के साथ झगड़ते रहते हैं, ठीक है, वो भी इशू है। थर्ड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर ये थोड़ा और बड़ा बिजनेस होता है तब लगता है जब आपके पास मल्टी प्रोडक्ट्स हो। अगर आपके पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, बिजनेस है, धंधे हैं, डिविजन्स हैं, तब आप फॉलो करते हो डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। पेप्सिको कंपनी, इनके 2 डिवीजन है। एक कोल्ड ड्रिंक वाला है, बेवरेजेस, जिसमें लोग पेप्सी, मिरिंडा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा इनका स्नैक्स वाला डिवीजन है जिसमें लोग फ्रीटो लेस कुरकुरे बनाते हैं, वो भी पेप्सिको कंपनी का ही है। तो पेप्सिको कंपनी के 2 अलग अलग बिजनेस डिवीजन है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स एंड कुरकुरे। अब तुम सोचो 2 अलग अलग बिजनेस डिवीजन हो गए, डिवीजन 1, डिवीजन 2, और हर का सारा डिपार्टमेंट अलग है। इसका प्रोडक्शन अलग, इसका प्रोडक्शन अलग, इसका मार्केटिंग अलग, इसका मार्केटिंग अलग, इसका HR अलग, इसका HR अलग, इसका अकाउंट्स अलग, इसका, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे प्राइमरीली द कंपनी इज डिवाइडेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बट ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स। तो फर्स्ट डिवाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स। डिवीजन ए, डिवीजन बी। अब डिवीजन ए के अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिवीजन बी के भी अपने अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स हैं। इट्स कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। एक सवाल बनता है कि सर हाउ मेनी डिविजन्स होते हैं इस टाइप में? ज़्यादा नहीं, 2 से 5। हाथ का लिखो, ब्लू कलर पढ़ो। नंबर 1 क्या लिखा है? अभी क्या होगा मैं तुमको बताता हूँ। 3 टॉपिक्स आएंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके बाद मल्टी डिवीजन, इसके बाद SBU। तीनों में ही मल्टी प्रोडक्ट्स, मल्टी बिजनेस है। तो फर्क क्या है? सर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ नंबर ऑफ डिविजन्स कम है, 2 से 5। इसके बाद कौन सा आएगा? मल्टी डिवीजन। यहाँ वही टाइप सेम है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है,
इसमें डिवीजन थोड़े ज़्यादा हैं, 5 से 10, और जब 10 से भी ज़्यादा डिविजन्स हो तब सर आप कौन सा फॉलो करते हो, SBU। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ना लाइन बाय लाइन है। जब डिविजन्स कम होते हैं तो डिविजनल, थोड़े ज़्यादा होते हैं मल्टी डिविजनल, तो बहुत ज़्यादा होते हैं SBU स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वापस से आ जाओ डिविजनल स्ट्रक्चर। इन्होंने बोला ये जो आप अपने कंपनी को अलग अलग बिजनेस डिवीजन में डिवाइड कर रहे हो, ये जो बिजनेस डिवीजन अलग अलग बन रहा है, डिवीजन A, डिवीजन B, डिवीजन C, किस बेसिस पे बन रहा है? तो इन्होंने बोला 4 बेसिस हो सकता है। आइदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, या जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट के आधार पे, जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को, स्टूडेंट्स को लगता है कि डिवीजन जो बनता है बिजनेस डिवीजन, इट इज ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, कोल्ड ड्रिंक एक है, बेवरेजेस और स्नैक्स एक अलग है, वो एक तरीका है, और भी तरीका है। जैसे ज्योग्राफिकल डिवीजन, कोका कोला, कोका कोला तो स्नैक्स नहीं बनाती, वो तो बेवरेजेस में ही है। कोका कोला, थम्स अप, फैंटा, लिम्का, स्प्राइट, किनले, यही सब बनाती है। कोका कोला ने अपना बिजनेस जो डिवाइड कर रखा है डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक डिवीजन, लाइक दिस। कोका कोला बोलता है हमारे 5 बिजनेस डिवीजन है, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका होता है वो। ठीक है, लैटिन अमेरिका बेसिकली लैटिन या स्पेनिश डोमिनेटेड कंट्रीज पे होते हैं, जैसे साउथ अमेरिका के अंदर जितने भी नहीं कि मैक्सिको वगैरह सब उस पे, ब्राजील वगैरह वो सब पे। एंड चौथा पैसिफिक, सॉरी 5वां पैसिफिक। तो कोका कोला ने अपने 5 बिजनेस डिवीजन जो बना रखे हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे नहीं है, ज्योग्राफी के बेसिस पे। क्यों ज्योग्राफी? क्योंकि कोका कोला का मानना है कि ये 5 ज्योग्राफिकल रीजन एकदम अलग हैं, इनमें अलग अलग स्ट्रेटजी चलती है। जैसे एग्जाम्पल, कोका कोला इंडिया में जब कोल्ड ड्रिंक बेचता है तो गंदा मटेरियल, गंदा पानी यूज करता है, सस्ता बेचता है। यही कोका कोला जब अमेरिका में बेचता है अपना कोका कोला, तो महंगा मटेरियल, महंगा प्रोडक्ट रख के बेचता है, वहाँ का मार्केट वैसा है। इंडिया में आप सोचो ना, कोल्ड ड्रिंक महंगा नहीं हो सकता, कोल्ड ड्रिंक तो हमारा नेटिव ड्रिंक है ही नहीं। हमारा नेटिव ड्रिंक तो इंडिया में बहुत सारे कल्चरल ड्रिंक्स हैं, लस्सी है, छाछ है, क्या क्या नहीं है, दूध दही के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो हमारा बनाया इंडियन प्रोडक्ट है ही नहीं, तो बाहर का है। तो कोका कोला जब तक सस्ता करके भारत में बेचेगा नहीं, लोग पिएंगे नहीं, कंज्यूम नहीं करेंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो क्योंकि इंडियन मार्केट ही वैसा है, इंडिया में ज़्यादा कल्चर नेचुरल चीज़ों का है, जूस का है, ठीक है, इन सब का है। ये तो कोल्ड ड्रिंक तो बाहर की चीज़ है, समझ रहे हो? तो इनको सस्ता करना जरूरी है। तो इनका बोलना है कि भाई हमारे अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी चलता है। यूरोप में जो स्ट्रैटेजी चलता है वो एशिया में नहीं चलेगा, एशिया में चलता है वो लैटिन अमेरिका में नहीं चलेगा। इसीलिए हमने ज्योग्राफी के आधार पर डिवीजन बना रखे हैं। दूसरा तरीका तो सबसे आसान है, प्रोडक्ट के आधार पर डिवीजन बनाओ। एग्जाम्पल पेप्सी को, जो अभी अभी मैंने तुमको बताया, स्नैक्स एक अलग डिवीजन है उधर, लेस कुरकुरे, और बेवरेज एक अलग डिवीजन है। तीसरा, कस्टमर के बेसिस पे बना दो। किसके बेसिस पे? कस्टमर। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। रेलवेज या एयरलाइन वाले बोलते हैं हमारा 2 सेगमेंट है, पैसेंजर सेगमेंट, कार्गो सेगमेंट। पैसेंजर इंसानों के आवाजाही के लिए, और कार्गो सामान, मालगाड़ी, उनके लिए। तो यहाँ कस्टमर्स के बेसिस में आपने डिवीजन बना रखा है। ऑब्वियसली इन दोनों में रेट और टैरिफ अलग होगा कि नहीं होगा, फैसिलिटी अलग होगा कि नहीं होगा। कार्गो ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन एक होती है क्या? हम तुमने आज तक जितने भी ट्रेन में यात्रा की सब पैसेंजर ट्रेन है, कार्गो ट्रेन नहीं। कार्गो ट्रेन तो गंदा सा होता है, रेट अलग होता है उसका पूरा। ठीक है। चौथा डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, कि कोई कोई कंपनी में क्या होता है, प्रोसेस ही अपने आप में एक डिवीजन होता है। सर ये हार्ड है सबसे, बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, तो मैं रिलायंस का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। रिलायंस पेट्रोलियम ने अपने 3 बिजनेस डिवीजन बना रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब है क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। एक्सप्लोरेशन करना सैटेलाइट से कि कहाँ कहाँ क्रूड ऑयल हो सकता है, और फिर वहाँ पे खोद के क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना। ये अपने आप में एक प्रोसेस है। क्रूड ऑयल निकाल लिया, जरूरी नहीं कि उसको अगले प्रोसेस में भेजेंगे। रिलायंस चाहे तो क्रूड ऑयल को डायरेक्टली बाजार में बेच सकता है। तो प्रोसेस का जो आउटपुट है वो फिनिश गुड नहीं है, फिर भी वो मार्केट में सेलेबल है, डायरेक्टली बिक सकता है। सेकेंड स्टेप इज मिड स्ट्रीम, ये है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। पाइपलाइन का पूरा काम है, लंबा चौड़ा पाइपलाइन का। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, और इसका जो अल्टीमेट आउटकम है, आउटपुट है, वो भी बाजार में अलग से बिक सकता है, रिफाइनरी जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है डाउन स्ट्रीम, मतलब रिफाइनरी, जहाँ पे उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वगैरह बनाया जाता है और उसको रिटेल पेट्रोल पंप्स वगैरह पे बेचा जाता है। ये थर्ड है, इसका भी अल्टीमेट आउटपुट बाजार में सेलेबल है, जो हम तुम कंज्यूम करते हैं।
तो रिलायंस ने तो अपने 3 बिजनेस डिवीजन प्रोसेस के आधार पर बांट रखे हैं, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। ईच प्रोसेस, लाल रंग पढ़ो, ईच प्रोसेस है रेवेन्यू सेंटर। प्रोसेस 1 का आउटपुट जरूरी नहीं कि प्रोसेस 2 में डालें, वो डायरेक्टली बाजार में बिक जाएगा। प्रोसेस 2 का आउटपुट जरूरी नहीं कि प्रोसेस 3 में डालें, डायरेक्टली बाजार में बिक जाएगा। द आउटपुट ऑफ 1 प्रोसेस कैन बी सोल्ड इन द एक्सटर्नल मार्केट। एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। सर डिविजनल स्ट्रक्चर में फायदा क्या होता है? एक तो हर डिवीजन का हेड अलग होता है, तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर है कि इस डिवीजन में प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ है, तो जो भी उसका हेड है उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। वैसे सर डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, वो एक ही है, कॉस्टली। यहाँ बहुत सारा झूठ मूठ का लिखा है। मेन डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली होता है। बिकॉज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा लेयर क्रिएट करोगे, आपको 2 अलग अलग डिवीजन है, उनका हेड चाहिए। हर डिवीजन के अंदर रिपीटेटिव डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, तो उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है। फिर हर जगह आपको स्पेशलिस्ट लगाने पड़ेंगे, तो स्पेशलिस्ट तो ज़्यादा तनख्वाह लेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के समरी डिसएडवांटेज ये कि सर इट इज़ कॉस्टलियर। ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो होता है ना, तो उसके साथ ओवरहेड्स भी ग्रो करते हैं। ओवरहेड खर्चे ग्रो करेंगे ही करेंगे, आपको स्ट्रक्चर का कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। ये डायग्राम बाद में दिखाऊंगा। 4 नंबर क्या है? मल्टी डिवीजन। ये कुछ नहीं, डिवीजन जैसा ही है, बस यहाँ डिवीजन थोड़े ज्यादा होते हैं। इसको M स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है, सेम। 5वां बवाल है, तबाही है, SBU, फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जब आपके पास बहुत सारे डिविजन्स होते हैं तो आप ग्रुप बना लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके यहाँ 20 डिवीजन है, पर वो 20 अलग अलग जो बिजनेस डिवीजन है ना, उसमें से 5 डिवीजन ऐसे हैं जो एक जैसे ही हैं, जिनको एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा जिनके लिए। तो उन 5 को डिवीजन को मिला के आप एक SBU बना दो, कॉल इट SBU 1। और 4 डिवीजन है जो एक जैसा ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, SBU 2। और 4 डिवीजन है जो एक जैसा ही फॉलो करते हैं, SBU 3, ठीक है, ऐसे कर करके। तो मतलब यू आर रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू फ्यूअर SBUs, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एग्जाम्पल हिंदुस्तान लीवर के अंदर आप ये लाल रंग गिनो, 5, 3, 4, कितने हो गए? जोड़ो, 5, 3, 4 कितना होता है? 12। हिंदुस्तान लीवर हैज गॉट 12 डिफरेंट बिजनेस डिविजन्स। लुक एट दिस, सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक, ओरल डीओ, डिटर्जेंट, क्लीनर, वाटर प्यूरिफायर, टी, कॉफी, हेल्थ ड्रिंक, आइसक्रीम, फूड। 12 डिविजन्स, उसको डिवाइड करके 3 SBU बना दिया। हिंदुस्तान लीवर बोलता है भाई कि ये जो 5 डिवीजन है ना, इनके लिए सेम टाइप की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इन 5 को हम एक यूनिट बोलते हैं, SBU 1, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 1। कॉल इट, उसको एक नाम दे दिया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। नंबर 2, डिटर्जेंट, क्लीनर, वाटर प्यूरिफायर, बोलता है इनके लिए भी एक ही स्ट्रैटेजी चलती है, इनको भी एक नाम दे दो, SBU 2। क्या नाम है? होम केयर। एंड नंबर 3, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स में ये 4 आ गए। ये तो मैंने ओरिजिनल दिखाया था तुम लोगों को, देखो ये रहा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, अलग अलग। देखो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, SBU 1, ठीक है, दिख रहा है, SBU 1, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। SBU 1 का मेन टारगेट क्या है? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, पर्सनल ग्रूमिंग। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उसी में आएंगे। अच्छा, डिटर्जेंट आएगा क्या? सर डिटर्जेंट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर तो है नहीं, उसमें आपका कॉस्मेटिक आएगा, सोप आएगा, शैम्पू आएगा, हेयर कंडीशनर, वो सब आएगा, ठीक है। तो उसके डिवीजन 1 में क्या है? सोप्स। अब सोप में देखो कितना ब्रांड्स है इनके पास। हेयर केयर डिवीजन उसी में है, SBU में, हेयर केयर वो भी तो पर्सनल है, उसी में कितना ब्रांड्स है। स्किन केयर, कॉस्मेटिक, ओरल, पेप्सोडेंट, डिओड्रेंट, हेल्थ, सब इसमें कितने सारे ब्रांड है। सोचो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक ही SBU में आ गया। दूसरा SBU क्या? होम केयर। होम केयर में देखो SBU 2, 3 डिवीजन है, फैब्रिक, हाउस होल्ड, वाटर प्यूरिफायर, उसमें कितने सारे ब्रांड्स हैं। SBU 3, फूड एंड रिफ्रेशमेंट, उसमें कितने डिवीजन और ब्रांड्स हैं, देख रहे हो, ये SBU। तो हिंदुस्तान लीवर में नाना करके भी आप देखोगे तो 80-90 ब्रांड्स हैं अलग अलग सामान के, उसको इन्होंने 3 SBU में डिवाइड कर दिया है। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ SBU? द पर्पस ऑफ SBU इज कि आपको टोटल SBU कितने दिख रहे हैं? 3, तो आपको टोटल कितनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी? 3, मतलब आपको 100 स्ट्रैटेजी, 12 स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 3 स्ट्रैटेजी बनानी है। ऑल द प्रोडक्ट्स इन 1 SBU आर एमेनेबल टू कॉम्पोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट। ये मैंने बुक का डायलॉग बोल दिया।
मतलब एक एसबीयू के अंदर जितने भी आपके बिजनेसेस है सबको एक ही स्ट्रेटजी चलता है, अलग अलग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है। उनके कॉम्पिटिटर्स एक टाइप के ही होते हैं, उनका सीईओ एक ही होता है, ठीक है। मतलब इन पांचों प्रोडक्ट का एक ही सीईओ है, एक ही कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, एक ही मार्केट है, तो इनको एक ही स्ट्रेटजी बनाना है, अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं बनाना है। एसबीयू, meaning of SBU, an SBU is a group of related businesses which are amenable to composite planning treatment, ठीक है। characteristics of SBU, हर SBU के अंदर सिमिलर बिजनेसेस रहेंगे, उनका सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होता है पूरे उस SBU का अलग, और एक सिंगल सीईओ रहता है। ग्रुपिंग, आप ग्रुपिंग कैसे बनाते हो? सिंपल सी बात है, जो बिजनेसेस एक जैसे हैं वो एक ही SBU में रहेंगे, जो अलग अलग हैं वो अलग। हो सकता है आपका कोई ऐसा बिजनेस डिवीजन हो जो किसी भी पर्टिकुलर एसबीयू में फॉल नहीं कर रहा, तो वो अपने आप में एक सेपरेट एसबीयू बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। सोनी कंपनी का एग्जांपल है, सोनी कंपनी के 4 एसबीयूज हैं, मोबाइल, म्यूजिक, पिक्चर और प्ले स्टेशन। पिक्चर वाला तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा बिकॉज सोनी पिक्चर्स का ही ओन्ड था 20th सेंचुरी फॉक्स, जिसको मार्वल ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। पर क्या, ठीक है, 4 एसबीयूज हैं इनके। एडवांटेजेस, साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग, इससे जोग्राफिकल ग्रुपिंग या टेरिटोरियल ग्रुपिंग से बेटर है ये, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जोग्राफी में भी सेम स्ट्रैटेजी लगता है, तो यहाँ पे आप जोग्राफी के आधार पे नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के आधार पे डिवाइड कर रहे हो। 3 एसबीयू, 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी। एसबीयू इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, अनरिलेटेड अगर बिजनेस है तो वो अलग एसबीयू में जाएगा। ये 3 वही पॉइंट है जो ऊपर लिखा है, हर एसबीयू में सिमिलर बिजनेसेस होते हैं, हर एसबीयू का अपना एक अलग कॉम्पिटिटर का सेट और एक अपना सेपरेट सीईओ है। डिसएडवांटेज वही होगा सर, कॉस्टली, आप जितना ज़्यादा डिवीजन लेयर बनाते जाओगे, कंपनी, एसबीयू, डिविजन्स, फिर उसके नीचे बिजनेस फंक्शंस, जितना ज़्यादा लेयर बनेगा उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ेगा। पर वो रिक्वायरमेंट भी है ना, कॉस्ट से ज़्यादा बेनिफिट है, तभी तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। एसबीयू तक खत्म, ये 5 एकदम लाइन से होते हैं। अब तुम कोई भी एक पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स, नेटवर्क, आवर ग्लास। पहले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है इट इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। प्राइमरीली ये फंक्शनल होता है, प्राइमरीली ये क्या होता है? फंक्शनल। जैसे देखो, आपको ऐसे देखो, आपको 4 फंक्शंस दिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है देखो, फंक्शनल। आपको 4 फंक्शंस दिख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, ठीक है। पर अब उसमें भी क्या है, 4 अलग अलग डिवीजन बने हुए हैं। वाई एक्सिस में क्या है, डिविजनल। जैसे फिलिप्स, फिलिप्स का जो एग्जाम्पल है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, प्राइमरीली फंक्शनल बट डिविजनल भी है साथ में। फिलिप्स में देखो ये 4 अलग अलग डिविजन्स हैं, हेल्थ केयर, कंज्यूमर लाइफस्टाइल, लाइटिंग, एमर्जिंग। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फिलिप्स ना कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनाता है जो हेल्थ केयर के लिए होता है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, ये वो आता है क्या बोलते हैं, ट्रिमर वगैरह जो होते हैं, ये सब हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में जाते हैं। ये प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग जो डिलीवरी के बाद बच्चा जब पैदा होता है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है ना, तो उसके लिए भी ब्रेस्ट पम्प्स वगैरह बनाते हैं लोग, तो वो हेल्थ केयर में जाता है। कंज्यूमर लाइफस्टाइल में आपका जाएगा वो आयरन आता है ना, सबसे कॉमन फिलिप्स का आयरन बिकता है। वो सब घर में जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, वो सब है कंज्यूमर लाइफस्टाइल। लाइटिंग, फिलिप्स की लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग, ऑटोमेटिक लाइटिंग, ये वाईफाई एनेबल्ड लाइटिंग, सब वो सब फिलिप्स बनाता है। आईओटी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और लास्ट है फिलिप्स के कुछ नए एमर्जिंग बिजनेसेस भी हैं। तो 4 डिविजन्स हैं। प्राइमरीली फंक्शनल स्ट्रक्चर है कि 4 फंक्शंस हैं, लेकिन डिविजन्स भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक आदमी का 2 बॉस हो जाता है। जैसे सोचो तुम फिलिप्स, ये हरे मुंडी का लड़का देख रहे हो, ये फिलिप्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, तो एक तरफ से इसको हेल्थ केयर डिवीजन का बॉस भी ऑर्डर देगा और मैन्युफैक्चरिंग वाले सारे यूनिट का भी एक हेड बॉस होगा, वो भी ऑर्डर देगा। मतलब फिलिप्स की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनका एक अलग बॉस है और डिवीजन वाइज भी एक बॉस है। तो फंक्शनल बॉस, डिविजनल बॉस, दोनों आपको ऑर्डर करेंगे। इसको बोलते हैं डुअल अथॉरिटी, डुअल रिपोर्टिंग। डुअल अथॉरिटी, डुअल रिपोर्टिंग। एडवांटेज है सर, तो डिसएडवांटेज भी है। नंबर 1, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर बट प्राइमरीली फंक्शनल होता है। सेकंड, एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में क्या कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग। जैसे सोचो लाइटिंग वाली फैक्ट्री को कोई मशीन चाहिए जो हेल्थ केयर वाली फैक्ट्री में है,
तो ये लाइटिंग वाला फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जो मेन बॉस है उसको बोलेगा, और वो हेल्थ केयर से वो मशीन को वहाँ ट्रांसफर करवा देगा। मैन पावर ट्रांसफर भी हो सकता है। तो रिसोर्स शेयरिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज, रिसोर्स शेयरिंग, आइडियाज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग। और डिसएडवांटेज क्या है? डुअल रिपोर्टिंग, कि हर एम्प्लॉय का दो बॉस है, फंक्शनल हेड, डिविजनल हेड। मीनिंग समझाया? यहाँ हर चीज दो दो होती है, डुअल, डुअल बजट, डुअल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, डुअल रिपोर्टिंग। एडवांटेज क्या है? आइडिया शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फिलिप्स इज द एग्जाम्पल, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डेवलप कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, शुरू में आप एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हो, मतलब अलग अलग फंक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को लाके एक टीम बनाते हो, काम चालू करते हो, नया प्रोडक्ट है उसको संभालो, इससे स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। नंबर 2, फिर धीरे धीरे वो एक अलग ही फंक्शन का ब्रांड का रूप लेने लग जाता है। एंड थर्ड, फाइनली वो बन जाता है एक मैच्योर मैट्रिक्स, जैसा वो डायग्राम में देखे कि बहुत सारे फंक्शंस और हर फंक्शन का एक एक हेड है, बड़ा हेड, और हर डिवीजन का भी एक अलग हेड है, तो डबल अथॉरिटी वाला स्ट्रक्चर, डुअल बॉस, ये मैच्योर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट, नेटवर्क स्ट्रक्चर। आज के बिजनेस को क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। मैं बोलता हूँ जितने भी फास्ट फूड फ्रेंचाइजीज है ना, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, फलां ढिमका, ये सब नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ये बोलते हैं कि ना मतलब मेन कोर बिजनेस पे फोकस करो, बाकी सब दूसरों को करने दो। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग भी खुद नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद नहीं। रीबॉक अपना जूता भी खुद नहीं बनाता है, जूते का डिज़ाइन और रॉ मटेरियल भेज देता है, जॉब वर्कर उसको कंप्लीट करता है, फिर भेजता है, फिर उसको बेचता है। रीबॉक बोलता है मेरा मेन काम है ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि मेरे को अपना ब्रांड मेंटेन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरिंग मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो भी आउटसोर्स कर दो। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है? यू आउटसोर्स ऑल योर मेजर एक्टिविटीज, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाई हम मेरा कोर चीज़ पे हम ध्यान देंगे, बाकी सब चीज़ में जो जो चेंजेस हैं हम फ्लेक्सिबल हैं, हम बदल देंगे उसको। तो इट गिव्स यू एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी। स्टार्टअप्स को क्या चाहिए? स्टार्टअप्स इज एन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रक्चर, ई कॉमर्स इज एन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। उनको यही चाहिए, उनको इस पर फोकस करना है, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर इज ऑपोजिट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक तरफ चैप्टर 4 सिखाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन की, रॉ मटेरियल से लेके शोरूम तक सब खुद संभालेंगे अकेला, और ये बोलता है मैन्युफैक्चरिंग भी खुद नहीं संभालेंगे, वो भी दूसरे को दे देंगे। तो इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज उल्टा है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का एडवांटेज होता है कि रॉ मटेरियल से लेके अगर शोरूम तक आपका है तो आपका कॉस्ट बहुत कम होगा, आप सस्ते में दे पाओगे। यहाँ पर हर चीज़ तो हम दूसरों से करवा रहे हैं, तो जो अपने अपनी प्रॉफिट जोड़ के लेंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तुम देखो तभी रीबॉक वगैरह का जूता महंगा होता है, सस्ता होता है कि महंगा होता है? तुमको अच्छा खासा फॉर्मल शूज़ 5,000 में मिल जाएगा, पर रीबॉक का जूता ले जाओगे 10-15,000 है, तो यहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप जब चाहे अपने वेंडर्स पार्टनर्स को चेंज कर सकते हो। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज उल्टे हो जाते हैं इसके। सर इसका डिसएडवांटेज क्या है? वही यार कि आपका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा प्रोडक्ट का, बिकॉज आप सब चीज़ दूसरों को दे करवाओगे तो कॉस्ट हाई हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है, आपके वेंडर्स आपको धोखा दे सकते हैं जिनके ऊपर आपने इतना भरोसा किया। तो खैर उसके लिए तो सारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होता है, पर धोखेबाजी तो हाँ हो ही सकती है। जैसे रीबॉक ने अपना डिज़ाइंस वगैरह मटेरियल देके जिस कंपनी को बोला तुम बनाओ, वो कल को उसी नाम का बना के नॉक ऑफ बेचना चालू कर दे, तो रीबॉक को भारी नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ही। सबसे ज़्यादा नॉक ऑफ होता है एडिडास का, एडिडास एडिबास या एबीबास, ठीक है। लास्ट है, ये सर्विस सेक्टर में रहता है, आवर ग्लास स्ट्रक्चर। ये सर्विस सेक्टर में होता है। यहाँ पे क्या होता है, एकदम बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं और एकदम टॉप लेवल के, बीच वालों की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कई बार कि एक टीचर, हम लोग जैसे, हम लोग का स्ट्रक्चर यही आवर ग्लास स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ बीच का आदमी नहीं चाहिए, या तो टॉप लेवल का आदमी जो पढ़ा रहा है मेन, या फिर ग्राउंड लेवल पे सारे स्टाफ चाहिए सपोर्ट करने के लिए। मिडिल मैनेजमेंट कुछ होता ही नहीं है। आई डोंट नीड अ सीईओ जो आके मेरा धंधा मैनेज करेगा। मेरे को बड़ा स्टूपिड लगता है, मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं कई ऐसे लोगों के जो बोलते हैं सर हम लोग आपका मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस संभाल लेंगे। हम बोला भाई हमारा बिजनेस ही उस तरह का नहीं है, हम लोग टीचर्स है, वी आर द सीईओ, वी मैनेज एवरीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी हायर्ड सीईओ इन माय कंपनी। क्या आप बैठ के मेरे लिए
बिजनेस चलाओगे, वो मैं खुद ही संभालूंगा, उस तरह का बिजनेस मॉडल ही वैसा नहीं है। तो हमारे यहाँ या तो एकदम टॉप होगा या सीधा बॉटम में स्टाफ होगा। मिडिल लेयर वाला मैनेजमेंट एकदम पतला होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। तो इट लुक्स लाइक अ आवर ग्लास स्ट्रक्चर लाइक दिस। नो नीड ऑफ मिडल मैनेजमेंट ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अरे टॉप मैनेजमेंट को जो भी जानना सीधा नीचे से आईटी से आ जाएगा, मिडिल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं सुपरविजन के लिए। नंबर 2, अपर मैनेजमेंट का और एकदम बॉटम लोअर मैनेजमेंट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इट रिजल्ट्स इन फास्टर डिसीजन मेकिंग। मेरे को सीधा फीडबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी भी स्टूडेंट्स को आज मुझसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, इस सिंपल वो ऑफिस नंबर पे बता देंगे स्टाफ लोग को, वो मेरे को बताएंगे और मैं कम्युनिकेट कर लूँगा। कितने स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम के दिन ही 1-2 घंटे पहले कॉल करते हैं, सर आशीर्वाद दे दो, सर ये कर दो, वो कर दो, मैं बात कर लेता हूँ। हम लोग कोई फिलिप्स कंपनी तो है नहीं कि मैं फिलिप्स का CEO हूँ कि फिलिप्स में जिसने कोई सामान खरीदा बात ही नहीं कर पाए, ठीक है, वैसा तो कंपनी नहीं है ना, इट्स अ सर्विस सेक्टर। तो यू आर डायरेक्टली, स्टूडेंट्स तो स्पेसिफिकली आर ऑलवेज इन टच ऑफ द टीचर। वो टीचर से अगर कम्युनिकेट करना चाहे तो रास्ते हैं, कम्युनिकेट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन एवरीथिंग, सोशल मीडिया बोल लो, अपना ईमेल्स बोल लो, सब चीज़ में वो हो ही जाता है, जहाँ जहाँ जब ज़रूरत पड़ती है तो उपलब्ध हो जाता है। वैसा फ्लेक्सिबिलिटी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता कि तुम आज कोई कंपनी का सामान खरीदो और तुमने सपोज घर में डव साबुन खरीदा, डव अच्छा नहीं आया, तो क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO को कांटेक्ट कर पाओगे क्या? नॉट पॉसिबल। पर सर्विस सेक्टर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इधर ये आवर ग्लास स्ट्रक्चर का पूरा सीन बताया कि मॉडर्न टाइम्स में मिडिल मैनेजमेंट की सुपरविजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लोअर और अपर मैनेजमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। एडवांटेज, फास्टर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट भी कम होता है, एक पूरा मैनेजमेंट लेवल ही आपने खत्म कर दिया तो कॉस्ट कम है। डिसएडवांटेज ये होता है कि लोअर लेवल के प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज कम हो जाते हैं, क्योंकि मिडिल तो है नहीं कि तो लोअर को प्रमोट करके आप कहाँ पहुँचाओगे, तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज आर लेस। ओके, ये थे 8 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। खत्म होता है, बहुत हाथी टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक, अब छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे मेरे सामने। पहला टॉपिक आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर। मैंने आधे घंटे पहले बोला था कि कल्चर वर्ड को मैं समझाऊंगा, आ गया। हैबिट जो होता है ना, व्हाट हैबिट इज टू एन इंडिविजुअल, कल्चर इज टू अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मेरी हैबिट्स, इंडिया का कल्चर। इंडिया देश का हैबिट नहीं होता, देश का क्या होता है? कल्चर। जैसे हमारी हैबिट्स है कुछ, हम इंडियंस तो क्या, हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं। वी आर फ्रूगल। फ्रूगल मतलब हम लोग थोड़े कंजूस होते हैं, पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं, ज़्यादा फेंकते वगैरह नहीं है, ठीक है। ये हैबिट हो गई, हैबिट इंसानों की होती है। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? कल्चर। हमारे देश का कल्चर क्या है? इंडिया का कल्चर क्या है? इंडिया इज़ अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो यहाँ पर टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, बिकॉज हम लोग डाइवर्सिफाइड माहौल में पैदा होते हैं, जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग स्टेट, अलग अलग भाषाएं चलती है। तो शुरू से देखते आते हैं, इसलिए हमारे उसके प्रति टॉलरेंस है, ठीक है। हम लोग के यहाँ कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो हम लोग उसको उतना टॉर्चर नहीं करते। ये जो गोरे हैं ना, ज़्यादा बोलते हैं, गोरे के देश में तुम जाओगे, जितना तुमको सामना करना पड़ेगा रेसिज्म का, उसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो लोग डाइवर्सिटी देख के उतने बड़े नहीं होते, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है इन सब चीज़ों से। हम लोग डाइवर्स कल्चर में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये देश का कल्चर है। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बड़े बड़े देश। तो कल्चर एक दिन में बनता भी नहीं है, कल्चर टेक्स टाइम, एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जो स्ट्रैटेजी चुना है वो आपके कल्चर के मुताबिक है, तब तो सक्सेस होगा। पर अगर आपका स्ट्रैटेजी आपके कल्चर के मुताबिक नहीं है, तब आपका फ्लॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिनके कल्चर में ही कंजूसी है कि सस्ता करो सस्ता करो, कंजूसी है, कम खर्चो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करो, ऐसी कंपनी डिफरेंशिएटर बन ही नहीं सकती, ये कॉस्ट लीडर बन सकती है। और दूसरी कंपनी है जिनको हमेशा R&D पे दिमाग लगाना है, R&D नया करेंगे, इनोवेशन करेंगे, ये भाई साहब कॉस्ट लीडर नहीं हो सकता, इसको डिफरेंशिएटर ही होना पड़ेगा। एप्पल को देख के दिमाग में क्या आता है? कॉस्ट लीडर की, कॉस्ट लीडर तो सर बोलना मत, ठीक है, क्या है वो? डिफरेंशिएटर है। उनका कल्चर ही है इनोवेशन, R&D, कुछ नया करना, तो उसी दिशा में वर्क करता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जो कंपनियां सोच समझ के खर्चा करती है वो कॉस्ट लीडर में चली जाती है। Amazon को ओवरऑल मैं बोलूंगा तो वो डिफरेंशिएटर भी है, बिकॉज वेराइटी है, पर कॉस्ट लीडर है, वो लो कॉस्ट में ज़्यादा है, ठीक है। कल्चर, कल्चर का मतलब हैबिट मैंने बताया। कल्चर का और क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हाउ डू यू अप्रोच प्रॉब्लम्स इन दिस कंपनी। हमारी कंपनी का कल्चर क्या है, हम लोग चीज़ों को कैसे करते हैं, हम लोग अक्सर एक बात होती है, दैट इज नॉट द वे वी डू। मतलब हम लोग का काम करने का एक अलग स्टाइल, एक तरीका, एक अप्रोच है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड कल्चर।
जैसे कुछ कंपनीज में सेंट्रलाइज्ड कल्चर होता है कि हर फैसला एक मेन बॉस करेगा, और कुछ कंपनीज में डिसेंट्रलाइज्ड कल्चर होता है, छोटे फैसले एम्प्लॉयज लोग अपने आप कर लेते हैं, बड़ा फैसला खाली टॉप बॉस करता है। वो कल्चर की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट कल्चर का डेफिनेशन और कॉर्पोरेट कल्चर के एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत सारे, वो लिखे हुए हैं, आओ एक बार देख लेते हैं। Corporate culture refers to the company's values, beliefs, business principles, traditions, ways of operating and their work environment. A company's culture is revealed in, manifested in, मतलब दिखता है इन सब चीज़ों में, उनके बिजनेस प्रिंसिपल्स में, उनके एथिक्स में, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स में, ट्रेडिशन में, एम्प्लॉय एटीट्यूड में, कस्टमर के प्रति उनका क्या केयर है, फीलिंग है, केमिस्ट्री, वाइब्रेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कल्चर को फील करने के लिए। बिग 4 का कल्चर तो गंदा ही है, टॉक्सिक मालूम है। अभी कुछ समय पहले EY अर्नस्ट एंड यंग पुणे, EY इज वन ऑफ द बिग 4, EY पुणे में काम करने वाली 26 ईयर्स की लड़की 4 महीने काम की, इतना वर्क प्रेशर था, थकी हारी घर पहुंची, एडमिट करना पड़ा अस्पताल में, PG में रहती थी, थकी रहती थी, एग्जॉस्टेड रहती थी, एग्जॉशन की वजह से अस्पताल गई और डेथ हो गया। क्या समझ में आता है आपको इससे कल्चर के बारे में कि कंपनी में कैसा कल्चर है, एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर है कि टॉक्सिक कल्चर है? टॉक्सिक कल्चर 2 चीज़ों से बनता है। नंबर 1 मैं बोलूँगा वर्कलोड से भी ज़्यादा, वर्कलोड तो ठीक है पर उससे भी ज़्यादा बनता है आपके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे, वो ज़रा से भी फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि एक नया एम्प्लॉय जब आता है तो उसको 200 लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, वो जब नहीं मिलता ना तब वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या काम कैसे करना है। वर्कलोड से आदमी बाद में फ्रस्ट्रेट होता है। अगर देखो एक फ्रेंडली माहौल है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते, हेल्प करते हैं, बदमाशी नहीं करते, पीठ पीछे खंजर नहीं भोंकते, उसमें वर्कलोड ज़्यादा भी होगा तो भी उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट मतलब लोग ही बदमाश है। तो ये कल्चर ये इंपॉर्टेंट है। जब आप गवर्नमेंट कंपनी बोलते हो तो दिमाग में क्या कल्चर आता है कि वहाँ तो काम ही नहीं हो रहा होगा, सब लेजी लोग होंगे, आते होंगे 11 बजे, जाते होंगे 4 बजे, जो कि सच भी है। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो 12 बजे तक आदमी नहीं आया, ठीक है, जा ही नहीं रहा है, काम पे ही नहीं गया, ऐसा भी होता है। तो ये कल्चर के बारे में बताता है कि वहाँ काम करने का कल्चर कैसा है। कल्चर कैन बी एन एली और ऑब्स्टेकल। अगर कल्चर आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक है तो आपका दोस्त है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी के विपरीत है तो आपका दुश्मन है। आपके कल्चर को आप बदल नहीं पाओगे, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। बढ़िया कल्चर, बेटर स्ट्रेटजी। द पेरिल्स ऑफ, पेरिल मतलब डेंजर्स ऑफ स्ट्रेटजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। अगर स्ट्रेटजी और कल्चर मैच नहीं करेगा तो वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। You have to create a strong fit between the culture and the strategy. उसके steps लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो देखो कि हमारे एग्जिस्टिंग कल्चर में ऐसे कौन कौन से फैसेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। नंबर 2, ओपनली सबके साथ कम्युनिकेट करो और डरा भी दो कि अगर नहीं फॉलो किया नए कल्चर को तो सिस्टम से हटा दिया जाएगा। एंड थर्ड, टेक एक्शन। खाली बोलने से धमकाने से नहीं, एक्शन भी लो। जो एम्प्लॉय नए कल्चर को फॉलो ना करें उनको फायर किया जाए और नए एम्प्लॉयज हायर किए जाएं टू सपोर्ट द न्यू कल्चर। कल्चर चेंजिंग एक्शन, वही कम्युनिकेशन, टॉक, सिंबॉलिज्म, एक्शंस, दीज चेंज द कल्चर ग्रेजुअली। नेक्स्ट बिग टॉपिक, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। लीडरशिप वाली ये जो टॉपिक है ये भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 पेज की टॉपिक है। Okay. So the next topic that we are doing is strategic leadership. Leadership का सही काम क्या है? और मैं strategic leader बोल रहा हूँ, normal leader नहीं। strategic leader काम होता है to keep the company in the right track, to move the company in the right direction. Direction हमें कहाँ से मिलता है सर? Vision statement. Vision statement ही तो वो statement है जो बताता है कि कंपनी का right direction क्या होना चाहिए। तो ये कंपनी को सही दिशा में लेके जाते हैं स्ट्रैटेजिक लीडर। पीछे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक है ना, केस सिनेरियो वाला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी और क्वेश्चन लीडरशिप को लेके आया है, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से पढ़ना है। पहला सवाल है, एक अच्छे लीडर में, स्ट्रैटेजिक लीडर में हमें 5 खूबियाँ चाहिए। नंबर 1, स्टे ऑन द टॉप। हमेशा ऊपर से निगरानी करना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। स्टे ऑन द टॉप, व्हाट इज हैपनिंग, सुपरवाइज करते रहना कि सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। नंबर 2, प्रमोटिंग अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पिरिट कॉप्स। स्पिरिट कॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। नंबर 3, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव। मैं बार बार बोलता हूँ, रेस्पॉन्सिबल एक अलग वर्ड है, रेस्पॉन्सिव एक अलग है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना।
रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है तुरंत एक्शन लेना जब कुछ गलत हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड करना, रेस्पॉन्सिव होना। कुछ लोग होता है कि जब गड़बड़ हो जाता है तो बेचारे डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। लीडर वो होता है जो जब एनवायरमेंट में कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत ठीक करने के लिए एक्शन लेता है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव होना। 4 नंबर एथिकल लीडरशिप एक्सरसाइज करना, और 5 नंबर करेक्टिव एक्शन लेना, स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना। नीचे ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी था, ये रहा। स्ट्रैटेजिक लीडर क्या क्या करता है, एक क्वेश्चन आएगा पीछे, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सीईओ, आपको बताना है ये 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू मेक स्ट्रैटेजी, टू इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैनेज द ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, managing any kind of change in the organization, making a strategy supportive culture in the organization, and last sustain high performance. Now strategic leader के बीच में और managerial leader के बीच में क्या फर्क होता है? सर जो managerial leader होता है वो डे टू डे मैनेजमेंट का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉड्सकॉर्ब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, रिव्यूइंग, बजटिंग। और स्ट्रैटेजिक लीडर वो नहीं करता, वो डायरेक्शन देखता है, ग्रीन कलर पढ़ो। स्ट्रैटेजिक लीडर सेट्स the firm's direction by developing and communicating a vision of the future and inspiring the organizational members to move in that direction। तो ये डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैनेजरियल लीडर जो होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज करते हैं, इसको पॉड्सकॉर्ब बोला जाता है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 2 तरह के लीडर होते हैं, स्ट्रैटेजिक लीडर 2 तरह के होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल है ये हाई एनर्जी, हाई मोटिवेशन में बिलीव करते हैं, ये करिश्मा के दम पे काम करते हैं कि पर्सनालिटी होती है, करिश्मा, जैसे हम लोग होते हैं रतन टाटा ये कर दिया, मुकेश अंबानी ऐसा, ये उस टाइप के लीडर होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लोगों को विजन दिखाते हैं, लोगों को विजन के साथ जोड़ते हैं, एम्प्लॉइज को, ठीक है, उनको उनके औकात से ऊपर काम करने पे मतलब इंस्पायर करते हैं, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इज एप्रोप्रिएट जब कंपनी में बुरा टाइम चल रहा हो, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, मतलब माहौल खराब है, रिसेशन है, वैसा। ऑन दी अदर हैंड दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल लीडर, ये लोग ज़्यादा मोटिवेशन में बिलीव नहीं करते, ये सिस्टम में बिलीव करते हैं। ये इनका कहना है कि अगर सिस्टम्स अच्छे होंगे तो लोग अपने आप काम करेंगे, देयर शुड बी सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जो अच्छा करेगा अच्छा दो, जो नहीं करेगा उसको फायर करो। तो ये ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच में काम करते हैं। ये वाला लीडरशिप स्टाइल कब सूटेड होता है, व्हेन द एनवायरनमेंट इज स्टेबल एंड सेटल्ड, उसमें ये ज़्यादा सूटेबल है। प्योरली आपको कोई नहीं मिलेगा, जो भी लीडर होते हैं ना वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो लीडरशिप का काम क्या है, समय के हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल को ऑल्टर करते रहना। तो आप जनरली पाओगे कि कोई भी एक बड़ा स्ट्रेटजिक लीडर जो होगा ना उसमें ये दोनों खूबियां ही होंगी, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। मैं क्वेश्चंस एक बार कराऊंगा यहाँ से निकल के, थोड़ा सा केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये एक कहानी दी हुई है, हमको पढ़ के बताना है कि रमेश कौन सी लीडरशिप फॉलो करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल मोटिवेशन वाला या सिस्टम अप्रोच रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला ट्रांजैक्शनल। रमेश इज द ओनर ऑफ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ ब्रेड। यशपाल हिज सन आफ्टर कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने बाप को बिजनेस में हेल्प कर रहा है, दोनों बाप बेटा मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का मैनेजमेंट स्टाइल अलग है। रमेश जो कि पापा है, रमेश अथॉरिटी में बिलीव करता है, फॉर्मल स्टाइल ऑफ गोल्स, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट में बिलीव करने वाला आदमी है। रमेश मोटिवेशन में नहीं, रिवॉर्ड पनिशमेंट में, सिस्टम में बिलीव करता है, तो ये ट्रांजैक्शनल है। और बेटा यशपाल जो है नए जमाने का, वो एम्प्लॉयज को जोश इंस्पायर करना चाहता है, वो कौन सा स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशनल। तो दोनों बाप बेटे की स्टाइल अलग है लीडरशिप के। सुरेश सिन्हा एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को मैनेज कर रहा है, इसको लीडरशिप रोल समझाना है। तो लीडर के 5 काम होते हैं, वही है स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, वही है। के एथेंस लिमिटेड डाइवर्सिफाइड कंपनी, बहुत सारे बिजनेसेस में है। इनका जो लीडर है, लीडर का बेटा है आदित्य बंदोपाध्याय, वो अब धंधे को संभाल रहा है। आदित्य के पास आईआईटी की इंजीनियरिंग डिग्री, आईआईटी दिल्ली का लड़का है, गरम खून है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। वो आपसे पूछ रहा है कि एज अ सीईओ मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, वो 8 पॉइंट्स, ठीक है। मनोज का बिजनेस स्ट्रक्चर आपको पढ़ के बताना है कौन सा है। मनोज टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट किया, अगले 5 साल तक 50 लोगों को हायर किया है, कोई अकाउंट्स देख रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सेल देख रहा है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। जब एक ही धंधा है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। मूनलाइट कंपनी जो है मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस में है, एंड इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंपिटिटर्स। इट सीम्स इम्प्रैक्टिकल फॉर द कंपनी टू सेपरेटली मेक स्ट्रेटजी फॉर ईच ऑफ इट्स बिजनेस। हर बिजनेस का अलग अलग नहीं बना पाएंगे, तो एक काम करो, कॉमन बिजनेस को एक साथ एक एसबीयू बना दो। तो कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा आपके लिए, एसबीयू स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजिक कंट्रोल का क्वेश्चन है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है।
तो बहुत सारे केस सिनेरियो भी करा दिए। कम बैक टू स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ये टॉपिक 3 पेज की है, अच्छी टॉपिक है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये टॉपिक ना 2010 में भी था सीए में, 2007 या 8 की बात होगी, मोस्ट ऑफली आई थिंक 7-8 के एंड की बात है। उस वक्त ना सीए इंस्टीट्यूट नया सिलेबस लेके आया था और पहली बार सिलेबस में 50 मार्क का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डाला गया था अलॉन्ग विद आईटी पेपर। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में उस समय जब इंस्टीट्यूट ने सिलेबस लाया था तब ये टॉपिक बाद में आरटीपी में आया था, 2010 के आसपास आया था ये। बाद में 2010 से लेके 2023 तक इस टॉपिक को हटा दिया गया सिलेबस से और 2023 में ये टॉपिक फिर से वापस लौट के आया है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ज़बरदस्त टॉपिक है। आप स्ट्रैटेजी बना लिए, फॉर्मुलेट कर लिए, इम्प्लीमेंट कर दिए। फॉर्मुलेशन से इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी टाइम लगता है। उस दौरान हो सकता है कि एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाए, आपके अजम्पशन चेंज हो, स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो जाए, तो आपको स्ट्रैटेजी में चेंजेस करते रहने पड़ते हैं, देखते रहना पड़ता है। इट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का 2 पर्पस है। एक, हमने स्ट्रैटेजी जैसा प्लान किया था पेपर पे वैसा ही इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, एंड सेकंड, उसके इंप्लीमेंटेशन से वही रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं ना जो हम चाहते थे, डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो 2 इसका मकसद होता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओम्स, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके ऊपर एक मेन डायग्राम है अगले पेज में। सबसे पहले ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब बिजनेस का कोई एक छोटा पोर्शन कंट्रोल करना, जैसे बजटरी कंट्रोल, जैसे कोई इंडिविजुअल टास्क, बजटरी कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब है पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट या कंपनी को मैनेज करना, दैट्स मैनेजरियल कंट्रोल, मोर एग्रीगेटिव इन नेचर। दिस वन इज लेस एग्रीगेटिव, दिस वन इज मोर एग्रीगेटिव। एंड थर्ड इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, कि मतलब स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन स्टेज में, इंप्लीमेंटेशन स्टेज में उसको कंट्रोल करते रहना कि वो सही जा रहा है कि नहीं, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फॉर्मुलेशन में भी होता है, इंप्लीमेंटेशन में भी। इसका मास्टर डायग्राम है ये रहा, ठीक है, मैंने ये क्लास में भी ड्रॉ करवाया था, देख लो। अगर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टॉपिक आती है और तुम ये डायग्राम बना देते हो, बल्ले बल्ले हो जाएगा एग्जाम में, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा नीचे से देखो, नीचे देखो, स्ट्रैटेजी में 2 स्टेजेस हैं, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहला कंट्रोल कौन सा है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल 4 टाइप का होता है। नंबर 1, प्रेमाइसिस कंट्रोल। प्रेमाइसिस का मतलब होता है असम्पशंस। फॉर्मुलेशन स्टेज में एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन स्टेज में देखते रहो कि जो असम्पशन और प्रेमाइसिस के बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी बनाया था वो असम्पशंस कांस्टेंट है कि बदल गए हैं, जैसे डिमांड चेंज हो गया, नया कुछ आ गया, वैसा। प्रेमाइसिस कंट्रोल इट्स अ वेरी एक्टिव फॉर्म ऑफ कंट्रोल। दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, इट्स अ पैसिव फॉर्म ऑफ कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस का मतलब होता है कि आप एक्टिवली कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसिवली कर रहे हो। कंपनी की मीटिंग में कस्टमर के फीडबैक से कुछ पता चला, गड़बड़ है तो ठीक कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कोई बुरी खबर आ गई, पता पढ़ लिया। तो मतलब जनरली हम लोग को अपने आप ही जो खबरें मिल जाती जिसके बेस पे लगता है कि यार स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी सर्वेलेंस। सो एक्टिव ये है, ये पैसिव है। ये दोनों कंट्रोल जो है ये तुम देख सकते हो पूरा ओवरऑल स्टार्टिंग टू एंड तक है, मतलब फॉर्मुलेशन में भी और इंप्लीमेंटेशन में भी। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन वाले स्टेज में 2 और कंट्रोल है, ठीक है। 3 नंबर क्या लिखा है? स्पेशल अलर्ट, मतलब कोई इवेंट हो गया, कुछ नया कांड हो गया। इंप्लीमेंटेशन के दौरान भारत सरकार ने अपनी गवर्नमेंट बजट जारी किया जो आपके कंपनी के खिलाफ है। नेचुरल कैलामिटी हो गया, कोई टेक्नोलॉजिकल एकदम उथल पुथल चेंज हो गया, उस तरह का, दैट इज कॉल्ड स्पेशल। कोविड आ गया, ठीक है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, कि कुछ हो जाए तो एक्शन के लिए हम लोग तैयार रहें। और 4 नंबर क्या है? इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, मतलब आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिसोर्सेज प्लान कर रखे थे, ह्यूमन रिसोर्स, मनी वगैरह, वो सब सही टाइम पे अवेलेबल है, सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा, जैसा हमने पेपर पे प्लान बनाया था वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। सो मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल आर ऑफ 4 टाइप्स। याद करने के लिए हम लोग बोलेंगे पिस। क्या बोलेंगे? पिस। पी से प्रेमाइसिस कंट्रोल, आई से इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, एस से स्पेशल अलर्ट, एस से स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। यही अभी मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, जो यहाँ लिखा है, ठीक है, दैट वाज द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो छोड़ के आए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सानिया प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी का ग्रोथ रुक गया है। इट वॉज फाउंड कि प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान अच्छा बना रहा है पर इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनडिजायरेबल वर्कर टेंडेंसीज, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब इंप्लीमेंटेशन में इशू आ रहा है, बोला फॉर्मुलेशन तो सही हो रहा है पर इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो रहा। तो आप बताइए प्रोसेस कंट्रोल कैसे किया जाए।
व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। अब इसका आंसर एग्जैक्टली वहां से मैच नहीं करेगा। मैंने क्या लिखा है, प्रिपेयर फ्रॉम हियर, कि इंप्लीमेंटेशन में इशू आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स। नंबर 1, एक काम करो, इंप्लीमेंटेशन के लिए माइलस्टोन बना दो, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, कि कैसे कैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर सकें। नंबर 2, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कि कैसे उसको मॉनिटर किया जाएगा कि वो सही जा रहा है कि नहीं, कौन रिव्यू करेगा। नंबर 3, बजट्स, इसमें क्या क्या डेविएशन हो रहे हैं, क्या सीखने को मिला, क्या वेरिएंसेस है। एंड लास्ट, टू टेक करेक्टिव एक्शन। तो ये वाला जो आंसर है ये थियरी में कहीं नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन बैंक में ही है कि इंप्लीमेंटेशन में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको प्रोसेस कंट्रोल कैसे करना है। ये रहे 4 स्टेप्स। पीछे आ रहे हैं। अब इस चैप्टर 5 का आखिरी टॉपिक है SPM, स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब है कि स्ट्रेटजी अचीव कर रहा है कि नहीं जो हम चाहते थे, तो इसको नापने का सबसे अच्छा तरीका है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एकदम डायरेक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द प्लान एंड द आउटकम, कि ये हमारा स्ट्रेटजी, ये हमारा आउटकम है, एकदम ऐसे हमको रिजल्ट्स मिलेगा जो हम चाहते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कई अलग अलग टाइप के होते हैं, उसको याद रखने के लिए माइस फेस बनाया था। ये रहे 6 पॉइंट्स। आप अपना KPI इन 6 में से कोई भी तरीके से बना सकते हो, मिक्सचर भी हो सकता है। नंबर 1, फाइनेंशियल मेजर, जैसे कंपनी ने बोला हमारा KPI है नेट प्रॉफिट, या कोई बोल रहा है हमारा KPI है पैट, या कोई बोल रहा है हमारा KPI है सेल्स, ठीक है, या हमारा रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इतना है, तो दैट इज फाइनेंशियल मेजर। सेकंड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर, कि कस्टमर्स हमारे रिपीट सेल ऑर्डर करते हैं कि नहीं, लॉयल हमारे साथ रहते हैं कि नहीं, हमारे अदर प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं कि नहीं, कस्टमर रिटेंशन लॉयल्टी कितना है। नंबर 3, मार्केट मेजर्स। मार्केट मेजर का मतलब हमारा मार्केट शेयर कितना है, कस्टमर्स रेफर करके नए कस्टमर्स को ला रहा है कि नहीं ला रहा है, दैट इज मार्केट मेथड। चौथा, एम्प्लॉय मेजर, हमारी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेटिंग कैसी है, एम्प्लॉय लोग हम लोग को एज एन एम्प्लॉयर कितना बड़ा ब्रांड समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होता है। नंबर 5, इनोवेशन मेजर, हमने 1 साल के अंदर कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, R&D हमारा कितना सक्सेसफुल है, इन्वेस्टमेंट्स कैसा है, एप्पल वाले ऐसा करते हैं। नंबर 6, एनवायरमेंटल मेजर्स, पर्यावरण को हमने कितना नुकसान पहुंचाया, कितना फायदा पहुंचाया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ KPIs आर देयर। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के दम पे नहीं चलता है। पहले कॉन्सेप्ट होता था ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। पीपल मतलब सोशल इंपैक्ट ऑफ योर बिजनेस, प्लैनेट मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट, प्रॉफिट मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट। अब हो गया क्वाड्रपल बॉटम लाइन। क्वाड्रपल में बीच में कौन घुस गया, पर्पस, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ KPIs, ये की परफॉर्मेंस मेजर्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि सर 4 फायदे हैं। नंबर 1, इट हेल्प्स यू टू अलाइन विथ योर गोल्स, ठीक है, इट हेल्प्स यू टू अलाइन विथ योर गोल्स। मैं तुम लोग सबसे पूछना चाहता हूँ, एज अ टीचर मैं जिस स्पेस में हूँ, मेरे लिए KPI क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीच्ड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीच्ड वो होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि मैं कितने स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स को मैं सर्व कर पा रहा हूं, वो KPI है। तो वो मुझे मेरे अल्टीमेट मकसद के साथ अलाइन करता है। प्रॉफिट अल्टीमेट मकसद नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है ऑफ योर सर्विस। आप जितना अच्छा सर्व करोगे, एज लॉन्ग एज यू आर सर्विंग पीपल, यू विल ऑलवेज ग्रो एंड थ्राइव। प्रॉफिट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट, ठीक है। नंबर 2, इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिसोर्स एलोकेशन, मतलब आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, कहाँ एलोकेट करना है, नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में आपका KPI क्लियर है तो आप वैसे ही सही तरह से एलोकेट करोगे। नंबर 3, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा काइजन। एंड नंबर 4, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, इससे यही पता चलता है कि हम लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस का पर्पस होता है लोगों की लाइफ को अफेक्ट करना। और एक बात बताऊं, आपके बिजनेस में जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और ग्रो करेगा। बिजनेस का असली मज़ा उसी में आता है, लोगों के बीच में रह के लोगों के साथ काम करने से, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो। लास्ट, what are the 4 factors that help you choose the right KPI for your business? The 4 factors are रक्त बोलो या कतर बोलो, ठीक है। रक्त, R से रेलेवेंस, KPI ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। जैसे रीबॉक वाले बोलते हैं हमारा मेन KPI है ब्रांड एंड आउटलेट मैनेजमेंट, वो हमारा रेलेवेंट है। फिर रक्त, AQT, डेटा, KPI ऐसा होना चाहिए जिसकी डेटा आप नाप सको, डेटा अवेलेबल हो, डेटा हाई क्वालिटी हो, मतलब रिलायबल हो, डेटा टाइमली हो, तुरंत पता चल जाए, क्योंकि KPI इज ऑल अबाउट मेजरिंग। तो मेजर तो डेटा से ही होगा ना, तो डेटा शुड बी अवेलेबल, हाई क्वालिटी एंड टाइमली।
दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर 5। इसी के साथ हम लोगों का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा फुल रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं एक बार तुम लोगों को सीक्वेंस बता देना चाहता हूँ, रिवीजन का लास्ट देख लो। फर्स्ट आप हो सके तो ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और फिर लास्ट में ये करो। दैट इज़ द ग्रेट सीक्वेंस टू मूव इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। थैंक यू।